अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। मेरे नज़दीक बेहतरीन वकील वो नहीं जो कातिल को फांसी के फंदे से बचा लेता है, बल्कि मैं एक अच्छा और मोतबर वकील उसे समझता हूँ जो अपने मुवक्किल को इंसाफ मुहैया करता है। मैंने अपने सामने बैठे हुए शख्स को दो टोक अल्फाज में बताया, एक बात कान खोल कर सुन लें फुरकान साहब, मैं इन वकीलों में से नहीं हूँ जो सिर्फ अपनी फ़ीस खरी करने के लिए हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। आप जब तक खुलकर अपने हालात मुझे नहीं बताएंगे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। सच्ची बात यह है कि मैं अपने मुवक्किल के साथ साथ अपने पेशे से भी इंसाफ करने का कायल हूँ। फुरकान सिद्दीकी नामी वो शख्स सीधा होकर बैठ गया, फिर सोच में डूबी हुई नज़र से मुझे देखने लगा। वो दोपहर का वक्त था। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही अदालती कामों से निमट कर अपने दफ्तर पहुँचा था। आज अदालत में मेरी कोई ख़ास मसरूफियत नहीं थी, इसलिए आम दिनों की बनिस्बत मैं बहुत जल्दी दफ्तर आ गया था। मेरे दफ्तर पहुंचते ही फुरकान सिद्दीकी मुझसे मिलने आन पहुंचा था। फुरकान को मेरे चैम्बर में भेजने से पहले मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बताया था कि वो गुज़िश्ता 1 घंटे में 3 मरतबा दफ्तर के चक्कर लगा चुका था। जब फुरकान सिद्दीकी मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ तो इसे देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो चुका था। उसकी हरकत व सकनात से हद दर्जा परेशानी ज़ाहिर हो रही थी और वो ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा भी रहा था। उसकी उम्र लगभग 40 साल थी और अपने रख रखाव से वो मुझे किसी खाते पीते घराने का फ़र्द मालूम होता था। रस्मी अलेख सलेख के बाद जब मैंने उसकी आमद की गर्ज़ व गायत दरियाफ्त की तो उसने दोनों हाथ मलते हुए इज़्तिरारी लहजे में बताया था, वकील साहब, मैं एक अजीब व गरीब सिचुएशन में फंस गया हूँ। इस सिचुएशन की कुछ वजाहत तो करें। वो बोला, गुज़िश्ता रात मैं शहर में मौजूद नहीं था। एक लम्हे को रुक कर उसने तशवीशनाक नज़र से चैम्बर के दाखिली दरवाजे को देखा, फिर मुतमईन होने के बाद कहने लगा, मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने मेरी गाड़ी चोरी की। इस गाड़ी में एक शख्स को कत्ल किया, फिर लाश और गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। इसकी बात ख़त्म हुई तो मैंने सवाल किया, आपको ये सब कुछ कैसे मालूम हुआ? ये देखें। उसने हाथ में पकड़ा हुआ तयशुदा अखबार मेरे सामने मेज़ पर फैला दिया और बोला, मैंने ये सारी बातें इसी अखबार में पढ़ी हैं। अखबार का वो हिस्सा जहाँ ये खबर छपी हुई थी वहाँ मज़कूरा गाड़ी की तस्वीर भी नज़र आ रही थी। फुरकान सिद्दीकी के मुताबिक ये इसकी ग्रे कलर टोयोटा गाड़ी थी। खबर के मुताबिक मकतूल का नाम साजिद हसन था। इसकी उम्र कमोबेश 30 साल बताई गई थी। मकतूल की पेशानी में गोली उतारकर उसे मौत के मुंह में धकेला गया था। पुलिस पूरी सरगर्मी से ग्रे टोयोटा के मालिक फुरकान सिद्दीकी को तलाश कर रही थी। गाड़ी में मौजूद कागजात से फुरकान सिद्दीकी का सुराग लगाना मुश्किल नहीं था, लेकिन वो अपनी रिहाइशगाह पर नहीं पाया गया था। इस खबर का सरसरी जायज़ा लेने के बाद मैंने अखबार एक तरफ रख दिया और अपने सामने बैठे हुए फुरकान सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए पूछा, फुरकान साहब, अभी आपने बताया है कि गुज़िश्ता रात आप कराची में मौजूद नहीं थे और आपकी अदम मौजूदगी में किसी ने आपकी गाड़ी चुरा कर ये वारदात की है। वो जल्दी से बोला, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैंने इस्तफसार किया, गुज़िश्ता रात आप कराची से बाहर कहाँ गए हुए थे? नवाब शाह, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मैंने पूछा, मेरा मतलब है कि कराची में आप कहाँ रहते हैं? उसने जवाब दिया, बहादुराबाद में। मज़कूरा गाड़ी आपकी रिहाइशगाह से चोरी हुई है? वो तामुल करते हुए बोला, जज, जी हाँ। मुझे उसका लहजा खोखला और बात बेवज़न सी महसूस हुई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपके पास इस बात का सबूत तो होगा कि आप गुज़िश्ता रात वाकई नवाब शाह में थे? उसकी आंखों में खौफ की एक परछाई सी लहराई। बात बदलते हुए बोला, आप यकीन करें वकील साहब, मैं आज सुबह ही नवाब शाह से वापस आया हूँ। आप पहले मेरे लिए ज़मानत कबल गिरफ्तारी का कुछ बंदोबस्त करें, फिर मैं आपको तफसीलन सब कुछ बता दूँगा। इसके अंदाज ने मुझे शक में मुब्तला कर दिया। मैंने कतरे खुश्क लहजे में कहा, फुरकान साहब, आपके हालात खासे उलझे हुए और पेचीदा मालूम हो रहे हैं।
जब तक आप मेरे सवालात के वाज़ेह जवाबात नहीं देंगे, मैं ना तो आपके मामलात को समझ सकूँगा और ना ही इस सिलसिले में आपकी कोई कानूनी मदद कर सकूँगा। आप क्या पूछना चाहते हैं? वो बेबसी से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, मैंने गुज़िश्ता रात नवाब शाह में आपकी मौजूदगी का सबूत मांगा था। आप मुझे बताएं कि आप वहाँ किसी होटल में ठहरे थे या किसी अजीज़ रिश्तेदार दोस्त वगैरह के पास रात गुजारी थी? क्या इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? बेहद ज़रूरी, मैंने कतईयत से कहा। जब तक नवाब शाह में आपकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिलेगा, कराची में आपकी गैर मौजूदगी साबित नहीं की जा सकेगी। वो कतरे तामुल करते हुए बोला, ठहरा तो मैं होटल ही में था। किस होटल में? वो बकलें झांकने लगा। मुझे शक हुआ कि या तो वो होटल में ठहरा ही नहीं था या फिर किसी ख़ास वजह से होटल का नाम बताने में मुतरद्दिद था। मैंने कहा, आपकी फराहम करदा तमाम मालूमात मेरे पास महफूज रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं वाकई आपकी कोई मदद करूं, तो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश ना करें। डॉक्टर से मर्ज़ और वकील से जुर्म छुपाने में अपना ही नुकसान होता है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया वकील साहब, वो जल्दी से बोला। आप यकीन करें, साजिद हसन के कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं है। किसी ने सोची समझी साजिश के तहत मुझे फांसने की कोशिश की है और आप मेरे पास इसलिए आए हैं कि मैं आपको इस सोची समझी साजिश से निकालने की कोशिश करूं? बिल्कुल ऐसी ही बात है। इसके बावजूद आप मुझसे हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नदामत आमेज़ लहजे में बोला, ठहरा तो मैं होटल में ही था, लेकिन इस वक्त परेशानी के बायस मुझे होटल का नाम याद नहीं आ रहा। मैंने पूछा, आप नवाब शाह किस ज़रिए से गए थे? मैं वहाँ बाय ट्रेन गया था। और वापसी कैसे हुई? वापसी भी ट्रेन ही से हुई है। आपके पास आने और जाने का रेलवे टिकट तो होगा? वो मायूसी से सर हिलाते हुए बोला, अफसोस मैं वो टिकट संभाल कर नहीं रख सका। कदरे तवक्कुफ़ से वो चौंक कर बोला, हाँ याद आया, वकील साहब, आने और जाने के रेलवे टिकट तो स्टेशन से बाहर निकलते हुए टिकट चेकर ने मुझसे ले लिए थे। इसकी बात में पसंद था। मैंने पूछा, जिस होटल का आपको नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ रात गुजारी की कोई रसीद वगैरह तो होगी? उन्होंने आपको, मेरा मतलब है कि किराए वगैरह की रसीद? रसीद दी तो थी, वो कुछ सोचते हुए बोला, मगर मैंने गैर ज़रूरी समझकर ज़ाया कर दी। फुरकान साहब, मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, बाज़ औक़ात गैर ज़रूरी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अदालत बग़ैर सबूत के कोई बात सच तस्लीम नहीं करती। जो कुछ आप बता रहे हैं वो मुबहम और माफ़ कीजिएगा ख़ासा मशकूक है। अगर गुज़िश्ता रात आपकी कराची में गैर मौजूदगी साबित न हुई तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होने से पहले ही आप मेरी हिफाजत का कोई इंतज़ाम कर दें। वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, यह खबर पढ़ने के बाद तो मैं अपने घर भी नहीं गया, पुलिस वालों से छुपता फिर रहा हूँ। फिर मेरे एक मुखलिस दोस्त ने मशवरा दिया कि पुलिस से छुपने के बजाय मुझे ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी का बंदोबस्त करना चाहिए। चुनांचे मैं आपके पास चला आया हूँ, लेकिन आप तो मुझे बहुत मायूस कर रहे हैं। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, कराची में आप क्या करते हैं? मैं एक टेक्सटाइल मिल में मैनेजर हूँ, उसने बताया। मज़कूरा मिल का नाम फ़ाइन टेक्सटाइल मिल है। शायद आपने इसका नाम ना सुना हो, बहुत छोटी सी मिल है। वाकई मैंने इस मिल का नाम नहीं सुना, मैंने कहा। फिर सवाल किया, फुरकान साहब, गुज़िश्ता रोज़ आप मिल के किसी काम से नवाब शाह गए थे या ज़ाती काम से? मैंने एक ख़ास मकसद के तहत ये सवाल किया था। वो उलझे हुए लहजे में बोला, वकील साहब, अगर नवाब शाह का जिक्र मुनासिब ना हो तो कोई और बात सोच लेते हैं। मेरा मतलब है कि आप तो कानून दान हैं ना, आपके पास 101 हल होंगे मेरे मसले के। मैं माफ़ी चाहूँगा फुरकान साहब, मैंने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहा। मैं अभी तक आपका मसला ही नहीं समझ सका हूँ, जिसकी बड़ी वजह यह है कि आप मुझे आधी अधूरी मालूमात बहम पहुँचा रहे हैं। आपकी बातें आपकी ज़ात को मशकूक बना रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। आप अपना और मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उसका मुँह लटक गया। घड़ी पर निगाह डालते हुए बोला, वकील साहब, मेरा ख्याल है कि अदालत का वक्त ख़त्म होने ही वाला है। आप पहले मेरी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ़्तारी मंजूर करवा लें, फिर मैं आपको पूरी तफसील से सब कुछ बता दूंगा। बस इतना समझ लें कि मैं गुज़िश्ता रात कराची में ही था। मैंने ये रात अपने एक दोस्त के घर गुजारी है।
वहीं से मेरी गाड़ी चोरी हुई है। पहले मैंने आपसे झूठ बोला था कि गाड़ी मेरी रिहायशगाह वाक़ई बहादुराबाद से चुराई गई है। दरअसल मैं अपने दोस्त को इस मामले में मुलविस नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे दरोगोई का सहारा लेना पड़ा। आपका मज़कूरा दोस्त कहाँ रहता है? तारिक रोड पर। मैंने पूछा, क्या ज़रूरत पड़ने पर आपका दोस्त अदालत में गवाही दे सकता है कि गुज़िश्ता रात आप उसके घर में थे? वो मेरी खातिर ये सच बोलने अदालत तक जा सकता है। आपके दोस्त का नाम और पता क्या है? सब कुछ बता दूंगा, आप समझ जाएं ना। फुरकान सिद्दीकी ने अंगुश्ते शहादत से अपने दाएं नथने को दबाते हुए मायनाखेज़ अंदाज में कहा, फिर आंख मारते हुए बोला, अदालत का वक्त निकला जा रहा है वकील साहब, तफसीली बातें वापसी पर आपके दफ्तर में होंगी। मैं इसका इशारा वाज़ेह तौर पर समझ गया था। मुझे उम्मीद है कि फुरकान सिद्दीकी के मज़कूरा दोस्त का जोग्राफिया आप भी बआसानी जान गए होंगे। मैंने दीवार गिर क्लॉक पर नज़र डाली। अदालत का वक्त ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी था। फुरकान सिद्दीकी ने मुझे यकीन दिलाया था कि उसका दोस्त गुज़िश्ता रात अपने घर में उसकी मौजूदगी को साबित कर सकता है। लिहाजा मैंने मुतमईन होकर उसकी दरख्वास्त ज़मानत टाइप करवाई और उसे साथ लेकर अदालत में पहुंच गया। मैं सीधा पेशकार के पास पहुंचा और उससे सूरत हाल से आगाह किया। पेशकार ने वो दरख्वास्त मेरे हाथ से लेकर मजिस्ट्रेट की मेज़ पर रख दी, फिर बाआवाज़ बुलंद पूछा, बेग साहब, दरख्वास्त दहिंदा किधर है? मेरे जवाब देने से पहले ही एक सादा लिबास शख्स कमरे में दाखिल हुआ और पेशकार से पूछा, ये किस किस्म की दरख्वास्त है? पेशकार ने जवाब दिया, दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी। दरख्वास्त दहिंदा कहाँ है? सादा लिबास वाले ने पूछा। मैं समझ गया कि गड़बड़ हो गई है। सादा लिबास वाला यकीनन पुलिस का आदमी था। सादा लिबास पुलिस एहलकार के सवाल पर पेशकार सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने इधर उधर देखते हुए सरसरी से लहजे में कहा, मेरा मौक़िफ़ शायद कहीं पीछे रह गया है। इसके साथ ही मैंने फुरकान सिद्दीकी को इशारा भी किया। वो मेरा इशारा समझ नहीं सका। मज़ीद हिमाकत का सबूत ये दिया कि मुझे मुखातिब करते हुए ऊंची आवाज़ में बोला, बेग साहब, मैं इधर खड़ा हूँ। सादा लिबास पुलिस एहलकार ने कमरे के दरवाजे की जानिब देखते हुए कोई मखसूस इशारा किया। इस दौरान में पेशकार इस पुलिस वाले को बता चुका था, जनाब, ये फुरकान सिद्दीकी वल्द इरफान सिद्दीकी की दरख्वास्त ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी है और दरख्वास्त दहिंदा को आप देख ही चुके हैं। मेरा दिल चाहा कि अपना सर पीट लूँ। अगर फुरकान मेरा इशारा समझकर फ़ौरन कमरे से बाहर निकल जाता तो इसकी बचत हो सकती थी, मगर अब तो इसके हक़ में कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि सादा लिबास पुलिस एहलकार के मखसूस इशारे पर पलक झपकते में दो वर्दीपोश पुलिस एहलकार वहाँ नमूदार हो गए थे और उन्होंने दाएं बाएं दोनों बाजुओं से फुरकान सिद्दीकी को पकड़ लिया था। सादा लिबास पुलिस वाले ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, हम तो सुबह से यहाँ बैठे आपके मौक़िल का इंतज़ार कर रहे थे। अब आप इसके लिए एक दरख्वास्त ज़मानत बादस गिरफ्तारी तैयार कर लें। देखते ही देखते फुरकान सिद्दीकी को हथकड़ी पहना दी गई। उसने अपने तौर पर पुलिस वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, ढके छुपे अंदाज में मुक्का का इशारा भी दिया, मगर वो कुछ सुनने को तैयार न थे। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, अब फ़िक्र न करें फुरकान साहब, ये लोग रिमांड हासिल करने के लिए आपको कल अदालत में पेश करेंगे। मैं यहाँ मौजूद हूँगा और इंशाअल्लाह आपकी ज़मानत हो जाएगी। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया हूँ, अपने दफ्तर से निकलने से पहले मैंने फुरकान सिद्दीकी से वकालतनामा साइन करवा लिया था और फ़ीस के मामलात भी तय कर लिए थे। अब वो बाकायदा मेरा मुवक्किल था। फुरकान सिद्दीकी ने पुलिस वालों के साथ जाने से पहले मुझे अपने दोस्त का पता और टेलीफोन नंबर लिखवा दिया और दरख्वास्त की कि मैं इसे इस गिरफ्तारी की इत्तला दे दूँ। मैंने इससे वादा कर लिया। दफ्तर पहुँचने के बाद मैंने हस्बे वादा अपने मुवक्किल के दोस्त से टेलीफोनिक रब्ता किया। इस दोस्त का नाम सितारा था। तीसरी घंटी पर दूसरी जानिब से फ़ोन रिसीव कर लिया गया। मैंने ये तस्दीक करने के बाद कि दूसरी तरफ मेरा मतलूबा फ़र्द ही है, अपना तारुफ करवाते हुए कहा, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। मैं फुरकान साहब के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि वो कतई कलामी करते हुए तशवीश भरे लहजे में बोली, फुरकान साहब, खैरियत से तो है ना? क्या आपने इनकी ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर करवा ली है? मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हो सका, मैंने कहा। फुरकान साहब की एक बेमौका गलती ने सारा काम और खेल बिगाड़ दिया।
पुलिस ने इन्हें अदालत में गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंशाअल्लाह कल सुबह इनकी ज़मानत करवा लूँगा। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे। फुरकान साहब बहुत नाइस इंसान हैं। मैंने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, फुरकान साहब की ज़बानी मुझे मालूम हुआ है कि वक़ुआ की रात यानी कि 8 अगस्त की रात फुरकान साहब आपके पास आपके घर पर थे। सितारा ने तस्दीक की। हाँ, फुरकान साहब पूरी रात मेरे पास थे। दूसरे दिन अखबार में अपनी गाड़ी से मुताल्लिक़ ख़बर पढ़कर वो परेशान हो गए थे। ये मशवरा मैंने ही इन्हें दिया था कि वो फ़िक्रमंद होने के बजाय किसी तजुर्बेकार वकील से मिलकर अपनी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी का इंतज़ाम करें, मगर अफसोस कि इसमें इन्हें कामयाबी नसीब न हुई। मैंने कहा, सितारा साहिबा, आपकी गवाही नहायत ही अहम है। क्या आप अदालत के रूबरू ये बात कह सकती हैं कि वक़ुआ की रात मुलज़िम फुरकान सिद्दीकी आपके घर में रहा था? वो उदास से लहजे में बोली, वकील साहब, मैं अदालत में जाने का कोई इरादा नहीं रखती। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस सच की रोशनी में अपनी काबिलियत को आजमाएं और फुरकान साहब को जल्द से जल्द ज़मानत पर रिहा करवाने की कोशिश करें। मैं नहीं चाहती कि फुरकान साहब की ख़ानदानी शराफत पर कोई हर्फ आए, इसलिए आप मुझे अदालत में ना ही घसीटें तो अच्छा है। मैंने मायनाखेज़ लहजे में कहा, महज मेरे ये कह देने से कि वक़ुआ की रात मुलज़िम आपके घर में था, अदालत मेरी बात को तस्लीम नहीं करेगी। इस बात को साबित करने के लिए आपको बाकायदा अदालत में आकर गवाही देना होगी, और अगर अदालत ने इस ज़मीन में कोई सबूत मांगा तो वो भी मुहैया करना होगा। वो सपाट लहजे में बोली, वकील साहब, हमें अपने दोस्तों की इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो सारी दुनिया से छुपकर हमारे पास आते हैं। मैं अदालत में हाजिर होकर इस राज को अयान नहीं करना चाहती। आप कोशिश करें कि मुझसे ताल्लुक़ ज़ाहिर किए बग़ैर आप किसी तरह फुरकान साहब की ज़मानत करवा लें। वो खासी साफ़गो लड़की थी। ये भी मुमकिन है कि वो कोई औरत हो, ताहम इसकी आवाज़ और गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा कायम किया था कि इसकी उम्र 27-28 साल के करीब होगी। आप बखूबी समझ गए होंगे कि सितारा का ताल्लुक़ माशरे के उस तबके से था जो अपने दोस्तों को ख़ास ख्याल रखते हैं और उन्हें आसूदगी बख्श तफरीह मुहैया करते हैं। मैंने कहा, सितारा साहिबा, 8 अगस्त की शाम फुरकान साहब कितने बजे आपके घर पहुँचे थे? तकरीबन 7 बजे। और दूसरी सुबह कितने बजे रुखसत हुए थे? कमोबेश 10 बजे। आप ग़ालिबन किसी फ्लैट में रहती हैं। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मैंने पूछा कि सितारा साहिबा, क्या फुरकान साहब ने अपनी गाड़ी गली में खड़ी कर रखी थी? एक लम्हे के तामुल के बाद उसने जवाब दिया, फुरकान साहब बहुत मोहताज आदमी हैं। वो जब भी हमारे पास आते हैं तो अपनी गाड़ी को हमारी गली में नहीं लाते, बल्कि एक गली पीछे ही पार्क कर देते हैं। फुरकान सिद्दीकी मुझे बता चुका था कि इसे अखबार के ज़रिए अपनी गाड़ी की चोरी के बारे में मालूम हुआ था। ताहम मैंने यही सवाल सितारा से पूछा, सितारा साहिबा, आज सुबह फुरकान साहब को कैसे पता चला था कि इनकी गाड़ी किसी कत्ल की वारदात में इस्तेमाल की गई है? ये बात इन्हें अखबार पढ़ने के बाद मालूम हुई थी, सितारा ने जवाब दिया। पूरी खबर पढ़ने के बाद भी जब इन्हें यकीन नहीं आया तो वो दौड़ते हुए इस गली में पहुंचे जहां रात को अपनी गाड़ी पार्क की थी, लेकिन इस वक्त वहां गाड़ी को गैर मौजूद पाकर वो बौखला गए और मेरे पास वापस आकर मुझे सूरत हाल से आगाह किया। मैंने इन्हें तसल्ली दी कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली फुर्सत में इन्हें अपनी ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी का इंतज़ाम करना चाहिए। मेरे समझाने बुझाने पर वो टैक्सी पकड़कर आपके पास पहुँचे थे। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, सितारा साहिबा, मुझे आपकी साफ़गोई बहुत पसंद आई है। आपके बयान में मुझे कोई झूठ नज़र नहीं आ रहा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्त के हक़ में ज़रूर गवाही देंगी। मैं कल अदालत के कमरे में आपका इंतज़ार करूँगा। फिर मैंने इसे मुतालिका अदालत का नाम बता दिया। वो बोली, आप मुझे मजबूर ना करें। मेरा सामने आना फुरकान साहब की शराफत को दागदार कर देगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं इसकी बात को बखूबी समझ रहा था। मैंने कहा, फुरकान साहब की शराफत इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम नहीं है। वो बोली, हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। कभी इनकी ज़िंदगी पर बन आई तो मैं बेधड़क गवाही देने अदालत में पहुंच जाऊंगी। फ़िलहाल तो सिर्फ इनकी ज़मानत का मामला है।
جو میرا خیال ہے کہ آپ اپنی قابلیت اور تجربے ہی سے نمٹا لیں گے۔ میں نے آپ کا نام پہلے بھی سن رکھا ہے۔ آپ بہت چوٹی کے وکیل ہیں۔ ضمانت وغیرہ تو آپ کے لیے چٹکیوں کا کھیل ہے۔ میں کل فرقان صاحب کی ضمانت کروانے کی اپنی سی کوشش کروں گا۔ میں نے اس کے عدم تعاون کا گلہ کیے بغیر کہا، اور آئندہ کسی نازک مرحلے پر اگر آپ کی ضرورت پیش آئی تو مجھے امید ہے کہ آپ حق کے دوستی ضرور نبھائیں گی۔ اگر کوئی ایسا سنگین موقع آیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے پوچھا، اگر گاڑی چوری ہو گئی تھی تو اس کی چابیاں کہاں گئیں؟ ستارہ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد بتایا، گاڑی کی چابیاں اس وقت میرے پاس ہیں۔ فرقان صاحب گھبراہٹ میں صرف چابیاں میری ڈریسنگ پر ہی چھوڑ گئے تھے۔ کیا آپ وہ چابیاں آج میرے دفتر میں پہنچا سکتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کب تک دفتر میں ہوتے ہیں؟ عموماً میں 8 بجے تک اپنے دفتر میں ہوتا ہوں، میں نے بتایا۔ اگر آپ آ رہی ہیں تو میں تھوڑا انتظار بھی کر لوں گا۔ وہ بولی، آپ کو انتظار کی زحمت نہیں دوں گی۔ میں 5 بجے سے پہلے آپ کے دفتر میں چابیاں پہنچوا دوں گی۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا، یہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے گاڑی کی چابیاں مجھے دی ہیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ تشفی آمیز لہجے میں بولی۔ ہم راز کو راز رکھنا بخوبی جانتے ہیں۔ 2-4 باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 5 بجے ایک اونچا لمبا شخص میرے دفتر میں داخل ہوا اور ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ باجی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کوئی سوال کیے بغیر وہ لفافہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس شخص کو میرے چیمبر میں بھیجنے سے پہلے میری سیکرٹری مجھے اس کے بارے میں بتا چکی تھی کہ ستارہ صاحبہ کا بھیجا ہوا ایک شخص مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ شخص سلام کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا۔ لفافے کے اندر ٹوئوٹا گاڑی کی چابیوں کا گچھا موجود تھا۔ میں نے مذکورہ چابیوں کا گچھا اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا۔ اس گچھے سے مجھے آگے چل کر کس طرح کام لینا تھا، اس کے بارے میں نے اچھی طرح سوچ لیا تھا۔ اگلے روز تقریباً 10 بجے پولیس فرقان صدیقی کا ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے اسے عدالت میں لے کر آئی۔ میں نے فوراً اس کی ضمانت کی درخواست دائر کر دی، لیکن جب میں نے FIR کا مطالعہ کیا تو ایک لمحے کے لیے پریشانی نے مجھے آن گھیرا۔ پولیس نے میرے موکل پر قتل عمد کا الزام عائد کیا تھا۔ انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ قتل کا محرک محبت اور رقابت تھی۔ مقتول ساجد حسن کی پیشانی میں اشاریہ 32 کے ریوالور سے گولی ماری گئی تھی، جو اس کی موت کا سبب بنی تھی۔ آلۂ قتل ملزم فرقان علی کی ملکیت ثابت ہونا ہی اس کے لیے کسی مصیبت کے پیش خیمے سے کم نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم کی تفصیلی رپورٹ ابھی نہیں ملی تھی، تاہم ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 8 اگست کی رات 10:30 اور 11:30 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ عدالت نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد میرے موکل کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی فرقان صدیقی کی ضمانت نہ کروا سکا۔ ویسے بھی قتل کے مقدمے کی ضمانت اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، تاہم اگر ستارہ اس موقع پر گواہی کے لیے عدالت میں حاضر ہو جاتی تو صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ پھر فرقان صدیقی نے گاڑی چوری ہونے کا جو موقف اختیار کیا تھا وہ خاصا کمزور تھا، وہ اس لیے کہ اس نے نہ تو اس کی چوری کی کہیں رپورٹ درج کروائی تھی اور نہ ہی اس ضمن میں کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکا تھا۔ قصہ مختصر، عدالت نے ملزم کا 7 روز کا پولیس ریمانڈ دے دیا۔ پولیس اور عدالت کی ابتدائی کارروائی نہایت ہی خشک اور ناقابل برداشت حد تک بور اور طویل ہوتی ہے۔ ضابطے کی پیچیدہ کارروائیوں سے فائلیں بھر جاتی ہیں۔ ان طولانی اور الجھن آمیز کارروائیوں کو پڑھنا، سننا اور ہضم کرنا انتہائی دل گردے کا کام ہے۔ اس لیے میں آپ کو درسری سے بچاتے ہوئے اس ذکر کو یہیں ختم کرتا ہوں اور باقاعدہ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کیس کے پس منظر سے مختصراً آگاہ کر دوں، تاکہ عدالتی سرگرمیوں کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے کڑی در کڑی بیان کر رہا ہوں۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے میں کئی بار اپنے موکل فرقان صدیقی سے جا کر ملا تھا۔ ازیں علاوہ میں نے مقتول ساجد کی بیوہ ماں سے بھی ملاقات کی تھی اور اس کیس کے سب سے اہم کردار
شاہدہ کریمی کے دیدار کے لیے اس کے دولت قدے کا بھی ایک چکر لگایا تھا۔ مقتول ساجد حسن نے امریکہ سے MBA کیا تھا۔ اس کی اعلیٰ تعلیم کے پیش نظر امریکہ میں اس کی ترقی کے بہتر اور زیادہ مواقع موجود تھے اور وہاں اسے تنخواہ بھی زیادہ مل سکتی تھی، لیکن وہ اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس لیے پاکستان واپس لوٹ آیا اور گزشتہ کئی سال سے اسٹاک ایکسچینج میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ اس کی رہائش گلشن اقبال میں تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور اپنی بیوہ ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ حالات نے اس وقت پلٹا کھایا جب ایک تقریب میں ساجد نے شاہدہ کریمی نامی ایک لڑکی کو دیکھ لیا۔ شاہدہ نہ صرف حسین اور پرکشش تھی بلکہ وہ خوش گفتار بھی تھی۔ اپنی گفتگو سے وہ ذہین بھی لگتی تھی۔ وہ پہلی ہی نظر میں ساجد کے دل میں اتر گئی۔ شاہدہ کی جس بات نے ساجد کو متاثر کیا وہ یہ تھی کہ شاہدہ میں تکبر نام کو نہیں تھا۔ اس معاملے میں ساجدہ کی ماں قمرالنساء بیگم کی رائے مختلف تھی۔ اس کا خیال تھا کہ شاہدہ چونکہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اس لیے وہ ساجد کو پھانسنے میں مصلحت کوشی سے کام لے رہی تھی۔ ساجد حسن کی تنخواہ 10,000 کے قریب تھی اور شاہدہ اتنے روشن مستقبل والے شخص کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ شاہدہ کا باپ یوسف کریمی کسی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا اور 1,200 روپے ماہوار تنخواہ پاتا تھا۔ شاہدہ کا چھوٹا بھائی عارف صدر میں جوتوں کی ایک دکان پر سیلز مین تھا جہاں سے اسے 1,000 روپے ملتے تھے۔ شاہدہ خود فائن ٹیکسٹائل مل میں کام کرتی تھی اور اس کی تنخواہ 1,500 روپے ماہوار تھی۔ شاہدہ اپنے خاندان کے ساتھ UP موڑ پر رہتی تھی۔ قمرالنساء بیگم کو بیٹے کی پسند نہیں تھی لیکن ساجد حسن کی ضد اور جوش و خروش کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ساجد حسن نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کی شادی شاہدہ کریمی سے نہ ہوئی تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ قمرالنساء اپنے اکلوتے بیٹے کی اس دھمکی کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھی۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد شاہدہ اور ساجد حسن کی منگنی ہو گئی۔ اصل مصیبت اس منگنی کے بعد شروع ہوئی تھی۔ قمرالنساء کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ منگنی کے ایک ہفتے بعد شاہدہ کے ایک کزن نے انہیں دھمکانا شروع کر دیا تھا کہ وہ یہ منگنی توڑ دیں۔ شاہدہ کے اس کزن کا نام کاشف محمود تھا۔ کاشف فائن ٹیکسٹائل مل میں سپروائزر تھا اور مذکورہ مل میں شاہدہ کو کاشف ہی کی سفارش پر نوکری ملی تھی۔ ابھی تک کاشف انہیں ٹیلی فون پر ہی دھمکیاں دیتا آیا تھا، وہ اس کی شکل و صورت سے واقف نہیں تھے۔ پھر ایک روز کاشف ان کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے اپنا تعارف شاہدہ کے ایک رشتہ دار کے طور پر کرایا۔ چنانچہ انہوں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ رسمی کلامات کے بعد جب کاشف محمود نے اپنا تعارف کروایا تو دونوں ماں بیٹا چونک پڑے۔ ساجد حسن حقیقت حال معلوم ہونے کے بعد غصے سے بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا سمجھانا چاہتے ہو؟ یہی کہ تم شاہدہ سے منگنی توڑ دو۔ ساجد حسن نے بھڑکیلے لہجے میں کہا، اگر تمہیں اس منگنی پر کوئی اعتراض ہے تو جا کر اس کے والدین سے بات کرو، ہم سے تمہارا کیا واسطہ ہے؟ واسطہ ہے، اسی لیے تو آیا ہوں۔ کاشف نے معنی خیز لہجے میں کہا، میں تمہیں یہ باور کروانے آیا ہوں کہ شاہدہ کوئی اچھی لڑکی نہیں ہے، تم اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اس مشورے کا شکریہ۔ ساجد حسن نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورا۔ بس یہی بات ہے یا کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، ایک بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ شاہدہ سے شادی کر کے تم بری طرح پچھتاؤ گے۔ وہ پہلے بھی بہت سے لوگوں کو فریب دے چکی ہے، تم کوئی پہلے نہیں ہو اور نہ ہی آخری ہو۔ ساجد کو کاشف کی باتوں سے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تیز لہجے میں بولا، میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں، تمہیں میری فکر میں دبلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام تو سمجھانا تھا سو میں نے تمہیں سمجھا دیا۔ کاشف نے زہریلے لہجے میں کہا، اپنے سود و زیاں کے اب تم خود ذمہ دار ہوگے۔ شاہدہ سے شادی قطعاً میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ساجد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اگر بعد میں مجھے اس فیصلے پر پچھتانا پڑا تو تم بے فکر رہو، میں تمہارے پاس فریاد لے کر نہیں آؤں گا۔ تم خواہ ہماری شادی میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کرو۔ شاہدہ اچھی ہے یا بری، میں سوچ سمجھ کر اسے اپنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ کاشف محمود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس وقت تم پر شاہدہ کے عشق کا بھوت سوار ہے، اس لیے تمہاری سمجھ میں میری بات نہیں آئے گی، لیکن وقت میرے الفاظ کی سچائی کو ثابت کر دے گا۔ ساجدہ کی والدہ قمرالنساء نے پوچھا،
बेटा क्या तुम शाहिदा से शादी के ख्वाहिशमंद हो? काशिफ ने बुरा सा मुंह बनाया। शाहिदा किसी भी शरीफ आदमी के लायक नहीं है। अगरचे वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं किसी भी सूरत में उससे शादी नहीं करूँगा। अजीब आदमी हो तुम भी, साजिद हसन ने कहा। तुम शाहिदा से शादी भी नहीं करना चाहते और उसकी शादी में रुकावट भी बन रहे हो। तुम्हारा रवैया मेरी समझ से बालातर है। असल बात यह है कि मैं भी शाहिदा को पसंद करता हूँ। तुम्हारा फलसफा बिल्कुल टेढ़ा है। साजिद हसन ने हवा में हाथ लहराते हुए कहा। तुम शाहिदा को पसंद भी करते हो और उसे बुरा भी कह रहे हो। इससे शादी भी नहीं करना चाहते और ये भी नहीं चाहते कि इसकी शादी कहीं और हो। आखिर तुम चाहते क्या हो भाई? मैं सिर्फ शाहिदा को चाहता हूँ, काशिफ ने अजीब से लहजे में कहा, और ये चाहता हूँ कि कोई और उसे ना चाहे। फिर वो इनके घर से रुखसत हो गया। बकुआ वाले रोज़ मकतूल साजिद हसन शाम के वक्त अपनी मोटरसाइकिल होंडा 125 पर घर से अकेला ही निकला था। शादी के दिन करीब आ रहे थे। इस रोज़ इसे 2 जगह ज़रूरी काम से जाना था। एक तो दर्जी की दुकान पर सूट की ट्राई देना थी, दूसरे यूपी मोड़ अपनी होने वाली ससुराल जाना था, यानी शाहिदा करीमी के घर। खरीदारी के सिलसिले में कुछ मामला तय करना थे। खिलाफ मामूल और खिलाफ तवक्को जब रात 12 बजे तक भी साजिद वापस नहीं लौटा तो कमरुन्निसा को तशवीश हुई। उसने यूसुफ करीमी को फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि साजिद रात 10 बजे वहाँ से रुखसत हो गया था। कमरुन्निसा को बताया गया कि साजिद वहाँ से टैक्सी पर रवाना हुआ था क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल में कोई खराबी पैदा हो गई थी, इसलिए मोटरसाइकिल को उसने वहीं शाहिदा के घर में खड़ा कर दिया था। फिर आधी रात को सोहराबकोट के नज़दीक एक वीरान सड़क पर साजिद की लाश ग्रे कलर की टोयोटा गाड़ी में पड़ी हुई मिली थी, जो मेरे मौकिल फुरकान सिद्दीकी की मिल्कियत थी। लाश के करीबी आला कत्ल भी पाया गया था। आशारिया 3-2 कैलिबर का ये रिवॉल्वर भी मेरे मौकिल ही की मिल्कियत था। पुलिस ने एफआईआर में गाड़ी और रिवॉल्वर के अलावा कत्ल का मुहर्रिक मोहब्बत और रकाबत को बयान किया था, जिसकी तफसील ये थी कि मेरा मौकिल फुरकान सिद्दीकी भी शाहिदा से मोहब्बत करता था, बल्कि शाहिदा ने इससे शादी का वादा भी कर रखा था। फिर जब इसे पता चला कि शाहिदा की शादी साजिद हसन से होने वाली है तो उसने साजिद हसन अपने रकीब रूसिया को मौत के घाट उतार दिया। अज़ाबाद बौखलाहट में वो साजिद की लाश को गाड़ी समेत एक वीरान सड़क पर छोड़कर फरार हो गया था। ये वो थ्योरी थी जो पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में बयान की थी। मैंने जब अपने मौकिल से इस बारे में इस्तफसार किया तो उसने बताया, बेग साहब, यह हकीकत है कि मैं शाहिदा से शादी के बारे में संजीदा था। मैं सितारा जैसे दोस्तों की संगत में ज़िंदगी गुजारते गुजारते उकता गया था और वाकई अपना घर बसाना चाहता था। शाहिदा तकरीबन 6 माह से हमारी मिल में काम कर रही थी। मैंने इसे सुपरवाइज़र काशिफ महमूद की सिफारिश पर रखा था। ताहम शाहिदा की ज़बानी उसके घरेलू हालात सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई थी। वो हर वक्त अपनी महरूमियों की दर्दनाक कहानियाँ मुझे सुनाती रहती थी। मैं हर मुश्किल वक्त में उसकी माली मदद करता रहा। मैं ये तस्लीम करने में कोई याद महसूस नहीं करता कि हर गुज़रते दिन के साथ शाहिदा की मासूम और मनमोहनी सूरत मेरे दिल में उतरती जा रही थी। फिर जब उसने मुझसे शादी का वादा किया तो मैं खुशी से निहाल हो गया। मेरी आंखें तो उस वक्त खुली जब मुझे मालूम हुआ कि अनकरीब किसी साजिद हसन से उसकी शादी होने वाली है। इस वक्त तक मैं मुख्तलिफ मदों में शाहिदा पर हज़ारों रुपया खर्च कर चुका था। मैं चाहता तो फिलफौर इसे नौकरी से निकाल सकता था, लेकिन मैंने किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की, बल्कि शाहिदा के मामले से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो गया। मैंने औरत की बेवफाई के बारे में इससे कबल बहुत कुछ सुन रखा था। जब खुद पर बीती तो यकीन आ गया। मैं तबन एक बुज़दिल इंसान हूँ, इसलिए शाहिदा से बदला लेने का ख्याल मेरे दिल में आया भी तो मैं इस पर अमल दरामद न कर सका, बल्कि वापस अपनी दुनिया में लौट गया। सितारा की दुनिया, इल्मास की दुनिया और फिरोज़ा की दुनिया। उसका तवील बयान ख़त्म हुआ तो मैंने कहा, फुरकान मियाँ, जिस रिवॉल्वर से साजिद हसन को कत्ल किया गया है वो आपकी मिल्कियत साबित हो चुका है। क्या बकुआ के रोज़ वो रिवॉल्वर भी आपकी टोयोटा गाड़ी ही में मौजूद था? वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, बकुआ से चंद रोज़ कबल मैंने वो रिवॉल्वर शाहिदा को दिया था। शाहिदा को दिया था? मैं चौंक उठा। आपने अपना रिवॉल्वर इसे क्यों दिया था, जबकि इसकी बेवफाई आप पर आया हो चुकी थी?
वो तामुल करते हुए बोला, शाहिदा की मंगनी के बारे में मुझे वक़ुआ से 2 रोज़ कबल मालूम हुआ था। जब मैंने उसे रिवॉल्वर दिया तो हमारे दरमियान ताल्लुकात बड़े खुशगवार अंदाज में चल रहे थे। आपने किस मकसद की खातिर शाहिदा को अपना रिवॉल्वर दिया था? एक रोज़ उसे मिल से देर हो गई थी, फुरकान ने बताया। उसके इलाके में बस से उतरकर घर जाते हुए एक सुनसान मैदान से गुजरना पड़ता है। पहले जब भी उसे देर होती तो मैं अपनी गाड़ी में उसे घर के नज़दीक छोड़ देता था। ताहम कुछ अरसे से उसने मेरी गाड़ी में बैठना तर्क कर दिया था, जिसकी वजह उसने यही बताई थी कि लोग खामखा बातें बनाते हैं। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि साजिद हसन से मंगनी के बाद से उसने मुझसे कतराना शुरू कर दिया था। एक लम्हे को वो सांस लेने के लिए रुका और फिर बोला, तो मैं बता रहा था कि उस रोज़ जब मिल से निकलते हुए उससे खासी देर हो गई तो वह घर जाते हुए डर रही थी। मैंने इसे घर तक छोड़ने की पेशकश की तो उसने कहा कि आप मुझे रिवॉल्वर दे दें, मैं इसे पर्स में रख लूँगी। क्या तुम्हें इससे हौसला मिलेगा? मैंने इससे पूछा। बहुत हौसला मिलेगा, उसने जवाब दिया। अगर मैंने कोई ख़तरा महसूस किया तो 1-2 हवाई फायर कर दूँगी। इस वक्त न जाने मेरी अकल कहाँ घास चरने गई हुई थी कि मैंने राजी खुशी अपना रिवॉल्वर उसके हवाले कर दिया। मेरा जहन इस केस के ताने बाने बुन रहा था। मैंने पूछा, दूसरे रोज़ आपने शाहिदा से अपना रिवॉल्वर वापस नहीं लिया था? मैंने इससे अपना रिवॉल्वर वापस मांगा था, फुरकान सिद्दीकी ने बताया, लेकिन इसने बताया कि वो घर भूल आई है, कल ला देगी। फिर आइंदा चंद रोज़ में मसरूफियात की बिना पर इससे रिवॉल्वर के बारे में पूछना भूल गया। खुद उसने भी कोई तज़किरा नहीं किया। इसके बाद हमारे ताल्लुकात कशीदा हो गए। फिर वो वाक़या पेश आ गया जिसके तुफ़ैल मैं आज हवालात में पड़ा हुआ हूँ। मैंने पूछा, आपका क्या ख्याल है फुरकान साहब, साजिद हसन के कत्ल में शाहिदा बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलविस हो सकती है? मैं इस बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकता, वो उलझन आमेज़ लहजे में बोला। शाहिदा के बारे में सोचते हुए मैं हमेशा डबल माइंडेड हो जाता हूँ। कभी तो वो मुझे इंतहाई मासूम, सीधी सादी, भोली भाली और बेकसूर नज़र आने लगती है और कभी वो मेरे तसव्वुर की आँख के सामने एक डायन का रूप ढाल लेती है। क्या कहूँ, दिमाग उसे बेकसूर मानने को तैयार नहीं और दिल उसे कसूरवार ठहराने को रवादार नहीं। आप मेरी बेबसी को नाप नहीं सकते। मुझे आपकी बेबसी का बखूबी अंदाज़ा है, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। आप वाकई शाहिदा के बारे में कुछ नहीं कह सकते। वो आपके दिल में जागज़ी हो चुकी है। दिल जिसको अपना मान लेता है फिर उसकी तमाम खामियां भी खूबियां बन जाती हैं। वो मुँह से कुछ नहीं बोला, खामोशी से मुझे देखता रहा। मुझे यकीन था कि वो मेरे चेहरे को नहीं बल्कि तसव्वुर की आँख से शाहिदा की सूरत को देख रहा था। मैंने खकार कर गला साफ़ किया और कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, शाहिदा करीमी की मैं इतनी तारीफ़ें सुन चुका हूँ कि उसे एक नज़र देखने को दिल चाहने लगा है। मैंने सुना है कि महल्ले के कई लड़के भी इस पर मरते हैं, ख़ास तौर पर नदीम खान और मुराद अली तो उसके शहदाई हैं। वो चीज़ ही ऐसी है बेग साहब कि जो देखे उसका दीवाना हो जाए, वो खोए खोए लहजे में बोला। अगरचे मेरा दिमाग उसको हरजाई और बेवफा तस्लीम कर चुका है, लेकिन दिल किसी भी तौर उसे गलत समझने को तैयार नहीं। मैंने कहा, फुरकान साहब, आपने शाहिदा से मुलाकात के शौक़ को भड़का दिया है। क्या आप मुझे उसका एड्रेस देंगे? क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। फिर तफसीलन मुझे शाहिदा का एड्रेस समझाने लगा। मेरा शाहिदा से मिलने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि इससे गुफ्तगू के दौरान में मुझे कई मुफीद बातें मालूम हो सकती थीं। इसके अलावा मैं ये भी देखना चाहता था कि वो कैसी साहिरा है जिसने इतने सारे मर्दों को अपने पीछे लगा रखा है। मैं अगले रोज़ शाम को यूपी मोड़ पर उसकी गली में पहुंच गया। वो 60 गज़ पर बना हुआ 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था। इस वक्त गली के नुक्कड़ पर 2-3 लड़के खड़े थे। मैंने अपनी गाड़ी वहीं नुक्कड़ पर खड़ी कर दी थी। इन्हीं लड़कों से यूसुफ करीमी के घर का पता भी पूछा था। उन्होंने पहले तो मायनाखेज़ अंदाज में मुझे सर से पैरों तक घूरा था, फिर अचानक एक दरवाजे की जानिब इशारा किया था। वहाँ चले जाएं प्यारे साहब। मुझे इन लड़कों का अंदाज इंतहाई नागवार गुजरा था, ताहम मैं इनसे उलझने के बजाय अपने मतलूबा दरवाजे पर पहुँच गया था। मेरी दस्तक के जवाब में फ़ौरन ही दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली एक परी चेहरा नाज़नीन थी। मेरी मालूमात के मुताबिक इस घर में शाहिदा, यूसुफ करीमी और शाहिदा के छोटे भाई आरिफ के सिवा
और कोई नहीं रहता था। शाहिदा की वालिदा का इंतकाल हो चुका था। इस खूबरू लड़की को देखकर यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता था कि वो शाहिदा ही हो सकती है। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 24 और 25 के दरमियान लगाया, जो असाबात दुरुस्त साबित हुआ। उसके स्याह घने बाल शानों पर कटे हुए थे। इस वक्त उसने लॉन का फूलदार सूट जेब तन कर रखा था। आंखें गहरी स्याह और जिस्म माइल फर भी था। कद बूटा और ऐसा मुतनासिब। वो मजमूई तौर पर एक हसीन और पुरकशिश लड़की थी। ताहम उसके हुस्न में सादगी और मासूमियत की बजाय एक पुख्तगी पाई जाती थी। मुझे देखकर उसने दरवाज़ा खोल दिया, फिर बाहर झांककर दाएं बाएं देखने लगी। गली के नुक्कड़ पर खड़े आवारा लड़कों में से एक ने लोफराना नज़र से हमारी तरफ देखा और दांतों की नुमाइश करते हुए बोला, जाने दो उस्ताद, डबल है। दूसरे ने आवाज़ा कसा, सानू भी ले चल नाल वे। मैंने वाज़े तौर पर महसूस किया कि शाहिदा की शोहरत महल्ले में अच्छी नहीं थी। मैंने इसकी तरफ देखते हुए सवालिया लहजे में कहा, क्या आप शाहिदा करीमी? वो मेरी बात काटते हुए तेज़ी से बोली, आप बिल्कुल ठीक दरवाजे पर आए हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ से वो शरारत आमेज़ अंदाज में मुस्कुराई और कहा कि मैं ही शाहिदा करीमी हूँ। आपको मुझसे क्या काम है? मैं तुम्हारे साथ चंद बातें करना चाहता हूँ, मैंने गली के नुक्कड़ की जानिब देखते हुए कहा, और ये बातें दरवाजे पर खड़े खड़े नहीं हो सकती। क्या तुम्हारे घर में बैठने की कोई जगह नहीं है? उसने एक बेतकल्लुफ़ कहा लगाया और फिर चहकी, जगह घर में नहीं, इंसान के दिल में होना चाहिए। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरे दिल में खूबसूरत इंसानों के लिए नाकाबिले पैमाइश जगह मौजूद है। वैसे अभी तक आपने अपना तारुफ नहीं करवाया। तारीफ़ का शुक्रिया, मैंने ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मिर्ज़ा अमजद बेग कहते हैं। आपकी तरह आपका नाम भी खासा क्यूट है। वो मेरे चेहरे पर तनकीदी निगाह डालते हुए बोली। मैंने सर को हल्का खम देकर एक मरतबा फिर उसका शुक्रिया अदा किया और मज़ीद बताया, मैं साजिद हसन मर्डर केस में वकील सफ़ाई हूँ। ओह, तो आप वकील साहब हैं? वो एक तरफ हटते हुए बोली, आइए आइए, तशरीफ़ लाइए। वकील सफ़ाई हैं तो क्या हुआ? मेरे दिल में खूबसूरत चेहरों के लिए बड़ी गुंजाइश है, चाहे वो चेहरा दुश्मन का हो या दोस्त का। फिर वो मायनाखेज़ अंदाज में मुस्कुराई और अंदर दाखिल होने का इशारा किया। मैं शाहिदा की रहनुमाई में घर के ड्राइंग रूम नुमा कमरे में आ गया। इसकी गुफ्तगू और रवैये से कतन ये ज़ाहिर नहीं होता था कि चंद रोज़ पहले उसके मंगेतर को मौत के घाट उतार दिया गया था। यकीनन इसे साजिद हसन के कत्ल से ज़र्रा बराबर भी दिली सदमा नहीं हुआ होगा, या फिर वो अपने तासुरात को छुपाने में माहिर थी। अपनी बातचीत से शायदा खासी बेतकल्लुफ़ मालूम होती थी। लड़की अगर हसीन व जमील हो और साथ ही बेतकल्लुफ़ भी हो तो उसके चाहने वालों की कतार शुमार का अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। शाहिदा के घर का ड्राइंग रूम इन लोगों की हैसियत से कहीं ज़्यादा सजा हुआ था। फर्श पर नया तबीज़ कालीन बिछा हुआ था। सोफ़ा सेट भी खासा कीमती था। कमरे के एक कोने में शेल्फ पर इकाई का डेक रखा दिखाई दे रहा था। दूसरे कोने में एक आलीशान टीवी ट्रॉली पर सोनी का 20 इंच का टीवी मौजूद था। ट्रॉली के ज़ेरीं खाने में नेशनल का VCR भी नज़र आ रहा था। इसके अलावा आराइश की कई चीज़ें मुख्तलिफ जगहों पर सजी हुई थीं। ड्राइंग रूम में सोफ़े पर बैठते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि घर में शाहिदा इस वक्त अकेली ही थी। मैंने पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? उसने जवाब दिया, थोड़ी देर पहले ड्यूटी से आए थे, अभी अभी मस्जिद गए हैं, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही वापस आएंगे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। मगरिब की नमाज़ ख़त्म होने में अभी आधा घंटा बाकी था। मैंने इस्तफ़सार किया, और तुम्हारा छोटा भाई आरिफ? वो 8 बजे तक आता है, उसने जवाब दिया। फिर अचानक पूछा, आप हम तीनों में से किससे मिलने आए हैं? मैंने कहा कि मैं तुमसे और तुम्हारे वालिद यूसुफ करीमी से मिलने आया हूँ। तुम दोनों का नाम गवाहों की फहरिस्त में मौजूद है। मैंने सोचा तुम लोगों से थोड़ी सी बातचीत हो जाए। वो कदरे मोहतात अंदाज में बोली, बेग साहब, आप मेरे मंगेतर के कातिल को बाइज़्ज़त रिहा करवाने पर मामूर हैं। उसूली तौर पर तो हमें आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हम इस केस में पार्टी नहीं हैं। अगर फुरकान सिद्दीकी कातिल है तो इसे ज़रूर फांसी चढ़ना चाहिए, और अगर वो बेगुनाह है तो इसे ज़रूर छूट जाना चाहिए। इसके अंदाज से मुझे महसूस हुआ या तो वो वाकई न्यूट्रल थी
یا پھر بہت اچھی اداکاری کر رہی تھی؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا۔ میرا بھی یہی اصول ہے کہ مجرم کو سزا ملنا چاہیے اور بے قصور کو رہائی ملنا چاہیے۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، ساجد حسن کو فرقان صدیقی ہی نے قتل کیا ہوگا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ روکھے پھیکے لہجے میں بولی۔ میں خواہ کسی پر الزام کیوں لگاؤں؟ ہاں، میں اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ فرقان صاحب ساجد حسن کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ، انہیں ساجد حسن سے میرا شادی کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ مگر یہ فیصلہ تو تمہارا تھا، میں نے شاہدہ کو یاد دلایا۔ ساجد حسن کو ناپسند کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ وہ بولی کہ فرقان صاحب ساجد کو اپنا رقیب سمجھنے لگے تھے۔ میں نے ذرا مختلف انداز میں سوال کیا۔ وقوعہ کی رات مقتول ساجد حسن آپ کے گھر آیا تھا۔ تمہارے والد نے پولیس کو جو بیان دیا ہے اس کے مطابق جب ساجد حسن گھر میں داخل ہوا تھا تو اس وقت فرقان صدیقی بھی وہاں موجود تھا۔ میرے موکل نے مجھے بتایا تھا کہ وقوعہ کی روز وہ ہرگز شاہدہ کے گھر نہیں گیا تھا۔ تاہم دونوں باپ بیٹی نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ اس روز فرقان صدیقی لگ بھگ 8 بجے ان کے گھر آیا تھا۔ پھر جب 9 بجے ساجد حسن وہاں پہنچا تو ان دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی، چنانچہ فرقان ناراض ہو کر غصے میں وہاں سے چلا گیا تھا۔ ان بیانات سے ظاہر ہوتا تھا کہ باپ بیٹی فرقان کو ساجد حسن کے قتل میں ملوث کرنے کا پورا پروگرام بنائے بیٹھے تھے۔ شاہدہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ہاں فرقان صاحب اس وقت گھر میں موجود تھے، لیکن ساجد کی آمد کے فوراً ہی بعد وہ رخصت ہو گئے تھے۔ شاید ان دونوں میں کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی تھی، اچھی خاصی گرما گرمی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ اس روز تمہارے گھر میں اور کون موجود تھا؟ بیگ صاحب، میں ایک مرتبہ پھر کہوں گی کہ وکیل صفائی ہونے کے ناطے ہمیں آپ سے بہت دور رہنا چاہیے، لیکن ہم پرامن اور صلح جو انسان ہیں، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کے سوال کے جواب میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ان دونوں کے علاوہ اس روز ہمارے گھر میں باہر کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے کسی سوال پر بھڑک جائے، اس لیے میں نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، تمہارے ڈرائنگ روم کا قالین بہت خوبصورت ہے، یہ کتنے میں خریدا ہے؟ پورے 12,000 میں، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ میں نے اس میں ہوا بھرتے ہوئے کہا، یقیناً یہ تم نے اپنی پسند سے خریدا ہوگا، بہت خوبصورت انتخاب ہے تمہارا، میں دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا، ایسی چوائس تم ہی کر سکتی ہو۔ وہ خوشی آمیز حیرانی سے بولی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ پھر پوچھا، آپ نے کس بنا پر یہ اندازہ قائم کر لیا تھا؟ میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، تمہارے والد سیدھے سادے مذہبی ٹائپ کے آدمی ہیں، وہ اتنی قیمتی اور شاندار چیزوں کو فضول خرچی میں شمار کرتے ہوں گے۔ اس قسم کی مہنگی چیزیں تمہاری جیسی باذوق لڑکی ہی خرید سکتی ہے۔ اس عمدہ قالین کی طرح صوفہ سیٹ، ٹی وی، VCR اور ڈیک وغیرہ بھی تمہاری ہی کوششوں کا نتیجہ نظر آ رہا ہے مجھے۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے انداز میں ایک تفاخر، ایک غرور جھلکتا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں غیر محسوس طور پر شاہدہ کے مالی حالات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لی تھیں۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا ہے کہ ٹیکسٹائل مل سے شاہدہ کو 1500 روپے ماہوار ملتے تھے۔ وہ ایک فیشنیبل لڑکی تھی، اس لیے اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ وہ لباس اور اشیائے سنگار پر خرچ کر دیتی ہوگی۔ چھوٹا بھائی 1000 تنخواہ پاتا تھا، جس میں سے کبھی وہ 400 اور کبھی 500 گھر میں دیتا تھا۔ یوسف کریمی کو پرائیویٹ کمپنی سے 1200 روپے ملتے تھے۔ اس نے گھر کی تعمیر کے لیے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرضہ لے رکھا تھا، جس کی وہ 600 روپے ماہوار قسط ادا کرتا تھا۔ اس حساب سے ہر ماہ گھر میں 1850 روپے کی رقم آتی تھی۔ ایسی صورت میں گھر کے اخراجات کو نکال کر یہ ممکن نہیں تھا کہ 20 انچ کا کلر ٹی وی، VCR ڈیک اور قیمتی قالین و صوفہ سیٹ خریدے جا سکیں۔ اس سامان تعیش کی خریداری کے لیے پیسے کہاں سے آتے تھے، یہ بات اس گھر کا ہر فرد جانتا تھا۔ یہ سہرا یقیناً شاہدہ کے سر ہی بنتا تھا، جو مختلف صاحب ثروت لوگوں کو شادی کا آسرا دے کر ان سے لمبی لمبی رقمیں اینٹھتی رہتی تھی۔ میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے پوچھا، شاہدہ تم نے جو قیمتی اور عالیشان سامان گھر میں بھر رکھا ہے، اس کی ماہانہ قسط کتنی جاتی ہے؟ وہ چونکی اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، قسط؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں قسط جناب، میں قسطوں کے چکر میں نہیں پڑتی،
वो तबस्सुम रेज लहजे में बोली, ये सारा सामान मैंने नकद खरीदा है। मैंने इसकी दूरअंदेशी को सराहा और बड़ी होशियारी से ये भी मालूम कर लिया कि इसने कौन सी चीज़ किस दुकान से और कितनी कीमत पर खरीदी थी। वो बोली, इंसान चाहे तो ज़िंदगी में दुनिया की हर आसाइश उसे मैसर आ सकती है, बस ज़रा कोशिश करना पड़ती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने तायदी लहजे में कहा। मैं तुम्हारी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। इसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर इससे पहले कि शाहिदा जाकर दरवाज़ा खोलती, एक दराज कामत नौजवान ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और शाहिदा को देखते ही बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बोला, क्या हो रहा है भाई? आओ काशिफ। शाहिदा ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, इनसे मिलो, ये मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट हैं। साजिद हसन मर्डर केस इन्हीं के पास है। ओह वकील साहब, काशिफ ने मुसाफे के लिए मेरी जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। इत्तेफाक से इस केस के सिलसिले में अभी तक मेरा अदालत जाना नहीं हो सका। वैसे गवाहों की फहरिस्त में मेरा नाम मौजूद है। आप वकील इस्तग़ासा हैं ना? और सुनाएं, फुरकान सिद्दीकी को कब फांसी पर लटकवा रहे हैं? शाहिदा जल्दी से बोली, बेग साहब, ये मेरे कज़न काशिफ महमूद हैं। ये फाइन टेक्सटाइल मिल में सुपरवाइज़र की हैसियत से काम करते हैं। फिर वो काशिफ की तरफ मुड़ी। काशिफ, बेग साहब इस केस में वकील सफाई हैं। वकील सफाई? काशिफ यूं उछला जैसे इसे बिजली का झटका लगा हो। वकील सफाई यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर वो शक्कामेज़ नज़र से मुझे देखने लगा। वो खासा मुहतात और चालाक दिखाई देता था। मकतूल की वालदा की ज़बानी मुझे मालूम हो चुका था कि काशिफ इन्हें खासी धमकियाँ देता रहा था। ये वही काशिफ था जो शाहिदा को पसंद करता था। वो ना तो इससे शादी करना चाहता था और ना ही ये चाहता था कि कहीं और इसकी शादी हो। इस हवाले से वो मेरी नज़र में खासा ख़तरनाक आदमी था। शाहिदा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों काशिफ, वकील सफाई हमारे घर में क्यों नहीं आ सकते? बेग साहब को तुम कोई ऐसा वैसा वकील ना समझो, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम इनसे बातचीत करोगे तो मेरी बात के कायल हो जाओगे। ना बाबा, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, मैं बातचीत के बगैर ही ठीक हूँ। मैं इतना नादान नहीं हूँ कि वकील मुखालिफ से गुफ्तगू शुरू कर दूँ। पहले ही पुलिस वालों ने खामखा मेरा नाम इस्तग़ासा के गवाहों में डाल दिया है। पता नहीं अदालतों में कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ेंगे। मैं तो इस घड़ी को पछता रहा हूँ जब फकुआ के रोज़ यहाँ चला आया था। ना मैं इन दोनों की तल्ख़ बातें सुनता और न ही खामखा गवाही के सिलसिले में मुझे घसीटा जाता। वो रवा रवी में एक अहम इंकशाफ कर गया था, यानी फकुआ के रोज़ वो भी शाहिदा के घर में मौजूद था। मेरे लिए ये बात बहुत अहम थी। मैंने इसे मुखातिब करते हुए पूछा, काशिफ मियाँ, वकुआ के रोज़, इन दोनों में किस बात पर तर्क कलामी हुई थी? ये सवाल मैंने महज काशिफ को घिसने के लिए किया था, हालांकि मुझे यकीन था कि मेरा मौक्किल मज़कूरा रोज़ वहाँ मौजूद ही नहीं था। काशिफ ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया, मैंने कहा ना, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आपको जो कुछ पूछना हो अदालत के कमरे में पूछिएगा। वो शाहिदा की बनिस्बत ज़्यादा होशियार, समझदार और चालाक मालूम होता था। मैं उठकर खड़ा हो गया। ठीक है बरखुरदार, अब तुमसे अदालत में ही मुलाकात होगी। शाहिदा भी उठकर खड़ी हो गई। फिर तशवीशनाक लहजे में बोली, बेग साहब, आप नाराज़ होकर यहाँ से जा रहे हैं। काशिफ की बातों को संजीदगी से न लें, इसकी तो मजाक की आदत है। मैंने कहा, शाहिदा बीबी, मैंने काशिफ की बातों को वाकई संजीदगी से नहीं लिया। आप खड़े क्यों हो गए? वो अपनाइए से बोली, अभी तो मैं आपकी कोई खातिर तवाज़ो भी नहीं कर पाई और आप चल दिए। फिर उसने घूरकर काशिफ की जानिब देखा, तुम्हें भी इसी वक्त आना था? मेरा आना ऐसा ही नागवार गुजरा है तो चला जाता हूँ भाई। वो खफकी आमेज़ लहजे में बोला, मुझे क्या मालूम था कि तुम इस वक्त वकील सफाई के साथ मसरूफ़ हो। भाई तुम आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करो। मैंने मसाले तामेज़ लहजे में कहा, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। फिर इससे पहले कि शाहिदा मुझे रोकने की कोई और कोशिश करती, मैं इसके घर से बाहर आ गया। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही एक अधेड़ उम्र बड़े मियाँ से मेरी मुठभेड़ हो गई। रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था। गली में कोई रोशनी का माकूल इंतज़ाम नहीं था, ताहम बाज़ घरों की रोशन बत्तियाँ थोड़ा बहुत गली में भी उजाला कर रही थीं। अधेड़ उम्र शख्स ने सर से पाँव तक बगौर मेरा जायज़ा लिया। फिर शाहिदा के दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, आप अभी इसी दरवाजे से निकले हैं? जी हाँ, मैं इसी दरवाजे से बरामद हुआ हूँ, मैंने जवाब दिया।
मैं इसके तेवरों से समझ गया था कि वो शाहिदा का बाप यूसुफ करीमी था। मैंने कहा, गालिबन आप यूसुफ करीमी हैं? हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। वो इस बात में सर हिलाते हुए बोला, क्या आप मुझसे मिलने आए थे? मैंने पहले कभी आपको देखा नहीं। क्या नाम है आपका? इसने एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले थे। मैंने कहा, मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। मैं आप ही से मिलने आया था। साजिद हसन मर्डर केस में मैं वकील सफाई हूँ। वो एकदम चौकन्ना हो गया। आप वकील सफाई हैं तो यहाँ क्यों आए हैं? आप तो एक कातिल को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। हम इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मैंने सरसरी लहजे में कहा, आप तो सीधे सीधे फुरकान सिद्दीकी को फांसी चढ़ाने में मदद दे सकते हैं। जी, क्या कहा आपने? मैंने बात बदल दी। किबला में अभी अभी आपकी साहबजादी शाहिदा और आपके भतीजे से भरपूर मुलाकात करके आ रहा हूँ। इनसे मुझे बड़ी मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं। इसके कान खड़े हो गए। चौंके हुए लहजे में बोला, आप किस भतीजे का जिक्र कर रहे हैं? मैं ये बात मालूम कर चुका था कि काशिफ से शाहिदा की कोई रिश्तेदारी नहीं थी। वो महज दुनियादारी के डर से बहुत से मामलात की पर्दापोशी के लिए इसे अपना कज़न बताती थी। इस बात को जहन में रखते हुए ही मैंने यूसुफ करीमी के सामने इसके भतीजे का हवाला दिया था और इसके उलझने से मुझे यकीन हो गया था कि काशिफ इनका कुछ भी लगता लगाता नहीं था। मैंने यूसुफ के सवाल के जवाब में बताया, बुजुर्गवार, मैं आपके भतीजे काशिफ महमूद की बात कर रहा हूँ जो लियाकताबाद में रहता है। वो इस वक्त आपके घर में मौजूद है। मेरी अभी उससे ही बात हुई है। क्या बात हुई है? वो खासा हिरासा नजर आने लगा। मैंने इसे खुश करने के लिए कहा, इन दोनों का ख्याल है कि फुरकान सिद्दीकी ही ने साजिद को कत्ल किया है। वो भारी लहजे में बोला, इसमें शक की क्या गुंजाइश है? मुझे तो फुरकान सिद्दीकी एक आंख नहीं भाता था। खामखा मेरी बेटी के पीछे पड़ गया था। खैर, आप तो इसके वकील हैं, आप हमारे दुख को क्या समझेंगे? मैंने इसके ख्याल पर कोई तबसरा करने के बजाय अपनी गाड़ी का रुख किया जो गली के नुक्कड़ पर खड़ी हुई थी। मैं दरवाज़ा खोलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगा तो अचानक अंधेरे में से एक शख्स निकलकर मेरे सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। उसने मायना खेज लहजे में दरियाफ्त किया, यूसुफ करीमी से मुलाकात हो गई जनाब की? आप कौन हैं और ये बात क्यों पूछ रहे हैं? आप गालिबन पहली मर्तबा इस इलाके में आए हैं। वो शख्स मोहतात लहजे में बोला, पहले कभी आपको आते जाते देखा नहीं है। इसके अंदाज में कोई ख़ास बात थी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मुझे किसी ख़तरे से आगाह करना चाहता हो लेकिन पूरी तरह खुलकर बात भी ना कर रहा हो। मैंने इसकी झिझक दूर करने की खातिर कहा, जनाब, इस इलाके में तो पहली मर्तबा नहीं आया, अलबत्ता यूसुफ करीम के घर पहली बार आना हुआ है। वो ज़ुमाइनी अंदाज में बोला, खैर, अब तो आना जाना लगा रहेगा। फिर दाएं बाएं देखते हुए नीची आवाज़ में कहने लगा, आप जानते हैं कि ये किस किस्म के लोग हैं? मैंने कहा, मेरी तो आज पहली मुलाकात थी। आप यहीं के रहने वाले हैं, आप ही इनके बारे में बता दें। इसके लिए इतनी हौसला अफजाई काफ़ी थी। जल्दी से बोला, साहब, क्या बताएं, बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है। यूसुफ करीमी का घर क्या है? फहाशी का अड्डा बना हुआ है। एक कार वाला आता है, एक जाता है। यूसुफ करीमी की बेटी जाने कहाँ कहाँ से मुर्गे फांस कर लाती है। आप भी शायद रिश्ते के चक्कर में आए हैं। आप शक्ल से मुझे शरीफ आदमी मालूम होते हैं, इसलिए मैं आपको खबरदार करता हूँ कि शाहिदा के चक्कर में ना फंसें। इसने तो जाने कितनों से शादी का वादा कर रखा है। अभी पिछले ही दिनों साजिद नामी एक शख्स का यहाँ बहुत आना जाना हो गया था। मैंने इसे भी मना किया था मगर उसने कहा कि शाहिदा उसकी मंगेतर है। मैं इन लोगों के हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये मालदार असामियों से इसी तरह माल बटोरते हैं, फिर दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकते हैं। फिर वो धीमी आवाज़ और राजदाराना लहजे में बोला, साजिद नामी इस शख्स को तो लगता है कि खुद इन लोगों ही ने ठिकाने लगा दिया है। ठिकाने लगा दिया है? क्या मतलब? मैंने मसनूई हैरत का इजहार करते हुए कहा, क्या ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने इसे कत्ल करवा दिया है? वो मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ही धुन में बोल रहा था, ये खबर तो सारे अखबारों में छपी थी। साजिद हसन से शाहिदा ने झूठी मंगनी कर रखी थी। जब साजिद ने शादी पर इसरार किया तो बेचारा जान से हाथ धो बैठा। यूसुफ करीमी ने तो बेटी को कमाई का जरिया बना रखा है, वो इसकी शादी कैसे कर सकता है? जब साजिद ने अपनी रकूम की वापसी का मुतालबा किया तो उन्होंने उसे कत्ल करवा दिया।
मैं इसीलिए आपको अभी से होशियार कर रहा हूँ। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, आप इनके चक्कर में पड़कर खुद को ख्वार न करें। वो शख्स यही समझ रहा था कि मैं शाहिदा के चक्कर में वहाँ आया हूँ। मैंने इसकी खुशफहमी बरकरार रखते हुए कहा, याद आ रहा है, ये खबर तो मैंने भी पढ़ी थी। कातिल तो गालिबन पकड़ा भी गया था। जो शख्स पकड़ा गया है वो भी इसी नामुराद के चक्कर में था। नामुराद से उसकी मुराद शाहिदा से थी कि वो कह रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि फुरकान सिद्दीकी ने साजिद को कत्ल किया हो। वो तो खासा समझदार और शरीफ आदमी दिखाई देता था। शायद इसे भी शाहिदा ने शादी का झांसा दे रखा था। वो अच्छी खासी रकमें शाहिदा पर खर्च करता रहा है। मैंने पूछा, आपके ख्याल में साजिद हसन को किसने कत्ल किया होगा? ये बात तो मैं नहीं जानता। वो कदरे मुहतात हो गया। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इस कत्ल में यूसुफ करीमी के घराने का हाथ है। क्या आप ये बात अदालत में भी कह सकते हैं? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर कतरे सख्त लहजे में बोला, आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं करवाया। मैंने कहा, आपने तारुफ का मौका ही नहीं दिया। अब आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। मैं साजिद हसन मर्डर केस में वकील सफाई हूँ। वो जल्दी से बोला, मैं साजिद हसन, फुरकान सिद्दीकी और शाहिदा के बारे में कुछ नहीं जानता। आप जाएं, अपना काम करें। फिर वो चुपके से अंधेरे में गायब हो गया। हमारे माशरे का ये अलमिया है कि शरीफ शहरी थानों और अदालतों की ख्वारी से डरते हुए हक़ाइक़ को सामने लाने से कतराते हैं। मामूली सी गवाही के लिए कई पेशों पर हाजिर होना पड़ता है। इसी तरह अगर कोई शख्स रज़ाकाराना तौर पर कोई अहम इत्तला देने थाने चला जाए तो पुलिस वाले उसके साथ जो सलूक करते हैं वो कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। इस शख्स को भी जैसे ही मालूम हुआ कि मैं एक वकील हूँ, वो कान दबाकर शराफत से एक जानिब हो गया था। मैंने अपनी गाड़ी को गली से बाहर निकाला और मैंने रोड पर आकर उसका रुख अपने घर की जानिब मोड़ दिया। मुकदमे की इब्तिदाई कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अदालत ने मेरे मुवक्किल और इस मुकदमे के मुलजिम फुरकान सिद्दीकी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी और बाकायदा समाअत के लिए तारीख दे दी। जब मुलजिम पर फ़र्द जुर्म लगाई गई तो उसने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। इस्तग़ासा की जानिब से 8 गवाहों की फ़हरिस्त दायर की गई थी, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ अहम गवाहों का तज़किरा ही करूँगा। इन अहम गवाहों में यूसुफ करीमी का पड़ोसी सदरुद्दीन यूसुफ करीमी, शाहिदा करीमी और काशिफ महमूद शामिल थे। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल साजिद हसन की मौत 8 अगस्त की रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी। मौत का सबब .32 की वो गोली ही बनी थी जो फुरकान सिद्दीकी के रिवॉल्वर से चलाई गई थी। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हो गई थी कि पेशानी में लगने वाली गोली मज़कूरा रिवॉल्वर ही से चलाई गई थी। पुलिस ने मकतूल का मुहर्रिक मोहब्बत और रक़ाबत को करार दिया था। पुलिस ने अदालत में जो चालान पेश किया था उसके मुताबिक वक़्वा के रोज़ मकतूल और मुलजिम के दरमियान शाहिदा के घर पर अच्छी खासी तल्ख़ कलामी हुई थी। मुलजिम को इस बात पर सख्त गुस्सा था कि शाहिदा ने शादी का वादा तो इससे किया मगर मंगनी मकतूल से कर डाली। पुलिस के मुताबिक जब मकतूल शाहिदा के घर पहुंचा तो मुलजिम पहले से वहां मौजूद था। मकतूल की आमद ने मुलजिम को मुश्तइल कर दिया और इनके दरमियान तल्ख़ व तुश जुमलों का तबादला होने लगा। फिर मकतूल तकरीबन 9 बजे रात नाराज़ होकर वहां से उठ गया। इसके जाने के तकरीबन 10 मिनट बाद मुलजिम भी वहाँ से रुखसत हो गया था। अज़ाबाद रक़ाबत के जज्बे से मखलूब होकर मुलजिम ने मकतूल को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को अपनी गाड़ी समेत एक वीरान सड़क पर छोड़कर फरार हो गया। अदालत की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा, जनाब आली, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती की खातिर इस केस के आईओ से चंद सवालात करना चाहता हूँ। अदालत ने मेरी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत के हुक्म पर इस केस का तफ्तीशी अफसर मुश्ताक अहमद गवाहों के कटहरे में आकर खड़ा हो गया। वो एक एएसआई था और सरकारी वर्दी में मलबूस वो खासा चाको चौबंद नज़र आता था। मैंने अपनी फ़ाइल खोलकर उसके एक सफ़े पर नज़र जमाते हुए आईओ से सवाल किया, जनाब इंक्वायरी अफसर साहब, एफआईआर के मुताबिक आपको इस वारदात की इत्तला तकरीबन रात 11 बजे पहुंचाई गई थी और पुलिस तकरीबन 15 मिनट बाद जाए वक़ुआ पर पहुंच गई थी। क्या मैं गलत कह रहा हूं?
نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پولیس نے چائے وقوع کا جو نقشہ تیار کیا ہے، اس کے مطابق مقتول کی لاش گرے کلر کی ٹویوٹا کے اندر پائی گئی تھی۔ بالکل صحیح ہے جناب۔ آلہ قتل بھی گاڑی کے اندر ہی سے دستیاب ہو گیا تھا۔ بالکل درست۔ میں نے کہا آلہ قتل جو 0.32 کا ایک ریوالور تھا، اس پر سے ہر قسم کے فنگر پرنٹس صاف کر دیے گئے تھے۔ وہ بولا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا آلہ قتل اور مذکورہ گرے کلر ٹویوٹا ملزم فرقان صدیقی کی ملکیت ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، اسی لیے تو ہم ملزم کو ناپنے میں کامیاب ہوئے۔ میں دانستہ گھما پھرا کر یہ غیر اہم سوالات کر رہا تھا۔ اس طرح دراصل میں انکوائری افسر کے دماغ کو الجھانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنے اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابی بھی ہوئی تھی۔ پھر میں نے ایک اہم سوال کیا۔ آئیو صاحب، میں نے ASI مشتاق احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ملزم قتل کی واردات کرنے کے بعد اپنی گاڑی کو سوراب گوٹ کے قریب ایک ویران سڑک پر لاش سمیت چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اس نے جواب دیا، اور بوکھلاہٹ میں وہ گاڑی کی چابیاں بھی نکالنا بھول گیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، کیونکہ اس وقت وہ جلد از جلد جائے واردات سے دور چلا جانا چاہتا تھا۔ جی ہاں، ملزم نے ایسا ہی کیا تھا۔ چابیوں والی بات پولیس رپورٹ میں شامل نہیں تھی۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے لگائی تھی۔ میں نے آئیو کو چابیوں کے بارے میں سوچنے کا زیادہ موقع نہیں دیا اور فوراً ہی اگلا سوال کر ڈالا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے مذکورہ گرے کلر کی ٹویوٹا اپنے قبضے میں لے لی تھی اور آپ تقریباً رات 12 بجے چائے وقوع سے روانہ ہوئے تھے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میری توقع کے عین مطابق وہ میرے سوال کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مذکورہ گاڑی کو اپنی تحویل میں لینے کے بعد آپ واپس متعلقہ تھانے میں آ گئے تھے۔ آپ نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کیا کہ گاڑی کو جائے وقوع سے کون ڈرائیو کر کے تھانے تک لایا تھا۔ آئیو نے کہا، اتنی اہم بات نہیں تھی، اس لیے اس کا ذکر ہم نے ضروری نہیں سمجھا۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری معلومات کے لیے اس پولیس اہلکار کا نام بتا دیں جو ملزم کو جائے وقوع سے تھانے تک لایا تھا۔ وہ ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل شرافت علی نے مذکورہ گاڑی کو ڈرائیو کر کے تھانے تک پہنچایا تھا۔ تھینک یو آئیو صاحب۔ اس کے بعد میں نے سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اس تقاضا کے گواہوں میں سے سب سے پہلے شاہدہ کا پڑوسی صدر الدین گواہی دینے کے لیے آیا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بیان میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ وقوع کے روز اس نے شاہدہ کے گھر کے سامنے ملزم کی گاڑی کھڑی دیکھی تھی۔ چونکہ میرا موکل سرے سے اس روز وہاں گیا ہی نہیں تھا، لہٰذا صدر الدین کی گواہی سراسر پولیس کا کارنامہ تھا۔ صدر الدین کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی۔ وہ شکل سے ایک موقع پرست اور لالچی شخص دکھائی دیتا تھا، شاید اسے کچھ رقم دے کر خریدا گیا تھا۔ صدر الدین اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل استغاثہ نے چند رسمی سے سوالات کیے۔ سارا زور اس بات پر تھا کہ وقوع کے روز اس نے ملزم کی گاڑی یوسف کریمی کے دروازے پر کھڑی دیکھی تھی۔ وکیل استغاثہ اپنے سوالات سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ مذکورہ روز میرا موکل وہاں گیا تھا۔ اپنی باری پر مجرا کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے صدر الدین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، صدر الدین، تم کیا کرتے ہو؟ ادھر UP موڑ پر پھل کا ٹھیلا لگاتا ہوں جناب۔ میں نے دیکھا، وقوع کے روز تم نے کتنے بجے ملزم کی گاڑی کو یوسف کریمی کے دروازے پر کھڑے دیکھا تھا؟ میں نے گھڑی تو نہیں دیکھی جناب، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت 8:30 کا وقت ہوگا، اس نے جواب دیا۔ کیا تم اس وقت گلی میں ہی کھڑے تھے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، تو پھر تم اس وقت گھر کے اندر ہوگے؟ نہیں جناب، میں اس وقت اپنا ٹھیلا کھڑا کر کے واپس گھر آ رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے ایک نظر گاڑی پر ڈالی اور پھر اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ گاڑی وہاں سے کتنے بجے روانہ ہوئی تھی؟ نہیں جناب، میں نے اس گاڑی کو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، خواہ جھوٹ کیوں بولوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، خواہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔
फिर मैंने धीमे लहजे में खुद कलामी की, और अगर कोई फ़ायदा मंद जवाब मौजूद हो तो झूठ बोलने में देर भी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये तबसरा जज की समाअत तक नहीं पहुंचा था। अलबत्ता सदरुद्दीन ने वाज़ेह तौर पर मेरी बात सुन ली थी, जिस पर वो थोड़ा सा खफीफ भी हुआ था। मैंने चिराग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, सदरुद्दीन, जिस गली में आपकी रिहाइश है, क्या इसमें स्ट्रीट लाइट्स नस्ब हैं? नहीं जनाब, हमारी गली में रोशनी का ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। क्या आप लोगों ने गली को रोशन करने के लिए अपने घरों के बाहर बल्ब वगैरह लगा रखे हैं? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में सर हिलाया। हमारी गली में घरों के बाहर बल्ब वगैरह नहीं लगे हुए। आपने बयान दिया है कि बकुआ के रोज़ आपने यूसुफ करीमी यानी अपने पड़ोसी के घर के सामने ग्रे कलर की एक गाड़ी खड़ी देखी थी। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी गाड़ी थी? वो उलझन आमेज़ लहजे में बोला, बस वो गाड़ी थी। कौन सी क्या मतलब? मैंने फसाहत आमेज़ लहजे में कहा, मेरा मतलब है कि गाड़ी का मार्क क्या था? ये क्या होता है जनाब? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैंने कहा, सदरुद्दीन साहब, ये बताएं कि वो गाड़ी मज़दा थी, फोर्ड थी, ओपल थी, टोयोटा थी या कोई और किस्म की गाड़ी थी? ये तो मुझे नहीं मालूम। उसने बेबसी से वकील इस्तग़ासा को देखा। मैंने तो बस इतना देखा था कि गाड़ी का रंग ग्रे था। आपने इस गाड़ी का नंबर नोट किया था? जी नहीं, मैंने गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया था। क्या आपको मुलजिम की गाड़ी का नंबर याद है? उसने नफ़ी में जवाब दिया। मैंने पूछा, आपको गाड़ी का मार्क मालूम नहीं, उसके नंबर से आप वाकिफ़ नहीं हैं, इसके बावजूद आपका दावा है कि आपने मुलजिम की गाड़ी को बकुआ के रोज़ यूसुफ करीमी के दरवाजे पर खड़े देखा था? वो ढिठाई से बोला, मैं इस गाड़ी को पहले भी यूसुफ के दरवाजे के सामने खड़े देख चुका था और मुझे मालूम हुआ था कि वो शाहिदा की फैक्ट्री के मैनेजर फुरकान सिद्दीकी की गाड़ी है। मैंने पूछा, क्या आप ये बात दावे से कह सकते हैं कि आपकी गली में कभी ग्रे कलर की कोई दूसरी गाड़ी दाखिल नहीं हुई, या यूँ समझें कि क्या आप दावा कर सकते हैं कि यूसुफ करीमी के दरवाजे के सामने मुलजिम की गाड़ी के अलावा कभी कोई ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी नहीं हुई? मैं ये दावा कैसे कर सकता हूँ जनाब? वो परेशान होकर बोला, मैं सारे दिन गली में पहरा तो नहीं देता। मैंने पूछा, सदरुद्दीन साहब, क्या आपको ये बात मालूम थी कि वो गाड़ी कत्ल की किसी वारदात में इस्तेमाल होने वाली है? जी नहीं, मैं ये बात कैसे जान सकता था? आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि आपने गली में ग्रे कलर की गाड़ी खड़ी देखकर बस ये फ़र्ज़ कर लिया कि मुलजिम वहाँ आया होगा। मैंने कहा, जाहिर है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। मैंने कहा कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने बकुआ के रोज़ जो गाड़ी देखी थी वो मेरी थी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ जनाब? वो बेचारगी से बोला, आप वकील हैं, मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आपको इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि आपने जो गाड़ी यूसुफ करीमी के दरवाजे पर खड़ी देखी थी। इसका मतलब है कि आपको इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि आपने जो गाड़ी यूसुफ करीमी के दरवाजे पर खड़ी देखी थी, इसमें मुलजिम फुरकान सिद्दीकी ही वहाँ पहुँचा होगा। वो कदरे बेजारी से बोला, जनाब, मैंने ना तो अपनी आंखों से मुलजिम को इस गाड़ी से निकलते हुए देखा था और ना ही यूसुफ का दरवाज़ा खटखटाकर ये पूछा था कि इनके घर में कौन आया है। मैंने इसे चक्कर देने के लिए कहा। मैंने खुद इस गली में जाकर अहले महल्ला में से बाज़ लोगों से पूछगछ की थी, लेकिन किसी ने भी ग्रे कलर की गाड़ी की वहाँ मौजूदगी का जिक्र नहीं किया। दूसरों के बारे में मैं जवाबदेह नहीं हूँ। वो उखड़े हुए लहजे में बोला, मैंने जो देखा था वो आपको बता दिया। वो खासा परेशान दिखाई देने लगा था। मैंने मज़ीद एक दो सवालात के बाद अपनी जिरह ख़त्म कर दी। अपनी जिरह से मैंने मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बावर करा दिया था कि गवाह सदरुद्दीन ने रटा रटाया बयान दिया था। पुलिस ने इसे जो सबक पढ़ाया था, इसकी मालूमात इससे ज़्यादा नहीं थी, और सदरुद्दीन के बयान से कहीं ये ज़ाहिर नहीं होता था कि बकुआ के रोज़ मेरा मुवक्किल यूसुफ करीमी के घर गया था। अगली गवाही यूसुफ करीमी की ही थी। एक बात की वजाहत कर दूं कि अदालत में एक वक्त में सिर्फ एक गवाह की गवाही ली जाती है, ताकि एक गवाह की शहादत से दूसरे गवाह मुतासिर न हो सके। यूसुफ करीमी ने हलफ उठाने के बाद बयान दिया कि बकुआ के रोज़ इसका होने वाला दामाद मकतूल साजिद हसन तकरीबन 9 बजे इनके घर आया था। वो अपनी हुंडा 125 में वहाँ पहुँचा था। घर में इस वक्त मुलजिम फुरकान सिद्दीकी पहले से मौजूद था।
जो किसी ज़रूरी काम से वहाँ आया था। किसी बात पर इन दोनों में तल्ख कलामी हो गई। मुलजिम दरअसल मकतूल को अपना रकीब समझता था। ताहम थोड़ी देर के बाद मकतूल वहाँ से चला गया। इसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई थी, इसलिए इसे टैक्सी में वहाँ से जाना पड़ा। कुछ देर बाद मुलजिम भी अपनी गाड़ी में वहाँ से रवाना हो गया था। इसका बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तग़ासा ने सरसरी सी जिरा के बाद मुझे मौका फराहम किया। मैं सवालात के लिए यूसुफ करीमी के कठेरे के पास आया और इसे मुखातिब करते हुए कहा, यूसुफ साहब, बकुआ के रोज़ मुलजिम आपके घर कितने बजे पहुंचा था? तकरीबन 8 बजे। वो आपके घर से कितने बजे रुखसत हुआ था? मेरा ख्याल है कि 10 सवा 10 बजे वो चला गया था। मैंने पूछा, अब ज़रा ये भी बता दें कि इस रोज़ आपका होने वाला दामाद आपके यहाँ कितने बजे आया था? उसने जवाब दिया, साजिद हसन तकरीबन 9 बजे हमारे यहाँ पहुँचा था। इसकी रवानगी कितने बजे हुई थी? मुलजिम से चंद मिनट पहले, यूसुफ करीमी ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि साजिद के कोई 10-15 मिनट बाद मुलजिम भी वहाँ से चला गया था। आपने अपने बयान में बताया है कि मकतूल और मुलजिम के माबैन किसी बात पर तल्ख कलामी हुई थी। क्या आप इस बात की वजाहत करना पसंद करेंगे? असल बात तो मुझे मालूम नहीं, वो सोचते हुए बोला। वैसे इनके दरमियान असल मसला रकाबत का था। कैसी रकाबत? हमने शाहिदा की मंगनी साजिद हसन से कर दी थी और अनकरीब इनकी शादी होने वाली थी, लेकिन मुलजिम इस बात पर बज़िद था कि शाहिदा की शादी इससे कर दी जाए। वो साजिद हसन को अपना रकीब समझने लगा था। क्या ये सच है कि आपकी बेटी ने मेरे मुवक्किल से शादी का वादा कर रखा था? ये सरासर झूठ है, वो क़तइयत से बोला। मुलजिम का घड़ा हुआ फसाना है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि आपकी बेटी ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ अफराद से शादी का वादा कर रखा था। इसकी मिल का मैनेजर और मेरा मुवक्किल तो कई मरतबा इसे अपनी गाड़ी में घर छोड़ने भी आया था और इसने शादी के वादे की आस में आप लोगों पर अच्छी खासी रकम भी खर्च कर दी थी। मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील इस्तग़ासा ने अपनी जगह से उठकर कहा। वकील सफाई मोअज़्ज़िज़ गवाह की निजी ज़िंदगी को मजरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें इस हरकत से रोका जाए। जज ने मुझे हिदायत की कि मैं गवाह को गवाही तक महदूद रखूं। मैंने कहा कि जनाब आली, मोअज़्ज़िज़ गवाह की असलियत ज़ाहिर करने के लिए उसके खानगी मामलात का ज़िक्र अज़हद ज़रूरी है। इससे खुदा न खास्ता किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं है। जज ने मुझे मोहताज सवाल करने की इजाज़त दे दी। मैंने कटहरे में खड़े हुए यूसुफ करीमी से पूछा, क्या ये सच है कि आप एक प्राइवेट फर्म में 1200 रुपये माहवार पर काम करते हैं और आपकी तनख्वाह से 600 रुपये HBFC की किस्त अदा हो जाती है? आपकी मालूमात दुरुस्त हैं। क्या ये भी दुरुस्त है कि आपका छोटा बेटा सदर में जूतों की एक दुकान पर काम करता है और वहाँ से उसे 1000 रुपये माहवार मिलते हैं, जिसमें से कभी उसने 500 से ज़्यादा घर पर नहीं दिए? उसने मेरी मालूमात की तस्दीक की। मैंने कहा, आपकी बेटी शाहिदा करीमी पिछले 6 माह से फाइन टेक्सटाइल मिल में काम कर रही है और उसकी माहाना आमदनी 1500 रुपये है, जिसका कमोबेश निस्फ वो अपनी आराइशो ज़ेबाइश पर खर्च कर देती है। मेरी एक ही बेटी है, मैं इसके शौक़ की राह में रुकावट नहीं बन सकता। वो कदरे पर हम लहजे में बोला। रुकावट बनना या ना बनना आपका ज़ाती मामला है, मैंने बेपरवाही से कहा। मैं सिर्फ इस बात की तस्दीक चाहता हूँ कि आपके घर में माहाना ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये आते हैं, यानी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की किस्त और शाहिदा के ज़ाती अखराजात निकाल कर। आपने जो एदाद शुमार पेश किए हैं वो तकरीबन दुरुस्त हैं। शुक्रिया यूसुफ साहब, मैंने फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अब इस बात की तस्दीक भी कर दें कि गुज़िश्ता 6 माह में आपके घर में 20 इंच का रंगीन TV, VCR, एक उम्दा कालीन, सोफ़ा सेट और दीगर सजावट की चीज़ें लाई गई हैं। इस खरीदारी के लिए पैसा कहाँ से आया है? वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन मुदाखलत की। जनाब आली, मुझे सख्त एतराज़ है। वकील सफाई इंतहाई गैर मुतालिक सवालात कर रहे हैं। ये इनकम टैक्स का केस नहीं है। मुअज़्ज़िज़ गवाह को फाजिल वकील के सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। जज ने मुझे तंबीह की कि मैं मौजूदा केस से मुतालिक ही सवाल करूं। मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। मैं जिस जानिब अदालत की तवज्जो दिलाना चाहता था वो काम हो चुका था। मैंने गवाह यूसुफ करीमी की तरफ देखते हुए पूछा, करीमी साहब,
क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि वक़्वा के रोज़ मकतूल और मुलजिम के अलावा भी बाहर का एक आदमी आपके घर में मौजूद था? मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा। वो जल्दी से बोला, इस रोज़ काशिफ महमूद भी हमारे घर में मौजूद था। काशिफ से आपकी क्या रिश्तेदारी है? मैंने पूछा। मैंने सुना है कि वो आपका भतीजा लगता है। वकील इस्तग़ासा ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। जनाब आली, वकील सफ़ाई मोअज़्ज़िज़ गवाह के अंदरूनी मामलात में खामख़ा मुदाखलत कर रहे हैं। मुझे इस पर सख्त एतराज़ है। जज मेरा ज़ाविया सवाल समझ गया था। उसने वकील इस्तग़ासा के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए मुझे जिरा जारी रखने का हुक्म दिया। मैंने यूसुफ करीमी के सामने अपना सवाल दोहराया तो उसने जवाब दिया, काशिफ से हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, बस हमारे दरमियान ख़ानदानी ताल्लुकात हैं। क्या काशिफ शादीशुदा है? जी नहीं, इसकी अभी शादी नहीं हुई। मैंने सुना है काशिफ भी आपकी बेटी के चाहने वालों में से एक है। मैंने कहा, शाहिदा ने इससे भी शादी का वादा कर रखा है। काशिफ महमूद ही की सिफारिश पर शाहिदा को फाइन टेक्सटाइल मिल में नौकरी मिली थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुन रखा। वो नागवारी से बोला, ना ही मैं ऐसी बातों के बारे में जानता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि काशिफ के घर का और कौन कौन सा फ़र्द आपके घर में मिलने आता है? वो अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए बोला, मैं दिन भर दफ्तर में होता हूँ, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। आप कितनी मरतबा काशिफ के घर लियाकताबाद गए हैं? मैंने जारिहाना अंदाज में पूछा। आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? वो लुकनतामेज़ लहजे में बोला, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। इस मौके पर वकील इस्तग़ासा इसकी मदद को आया और ऑब्जेक्शन योर ऑनर कहने के बाद उसने मुख्तसर सा तकरीर कर डाली, लेकिन जज ने उसके तमाम तर एतराज़ात को यकसर मुस्तरद करते हुए गवाह को जवाब देने का हुक्म दिया। दरअसल जज मेरी जरा के मकसद को समझ गया था। मैं इसे अपने खुतूत पर सोचने के लिए मजबूर करने में कामयाब हो गया था। यूसुफ करीमी ने थूक निगल कर गला साफ किया और बोला, मैं दिन भर दफ्तर में मसरूफ़ रहता हूँ, इसलिए कभी काशिफ के घर जाने का इत्तफाक नहीं हुआ। आप काशिफ के किसी और रिश्तेदार को जानते हैं? उसने नफ़ी में जवाब दिया तो मैंने पूछा, काशिफ का आपके घर आना जाना किस तरह शुरू हुआ था? वो मेरे बेटे आरिफ का दोस्त था। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि काशिफ महमूद ने कई मरतबा मकतूल साजिद हसन को धमकी दी थी कि वो शाहिदा से शादी से बाज आ जाए। क्या वो शाहिदा में दिलचस्पी ले रहा था? मुझे ऐसी फजूल बातों का बिल्कुल इल्म नहीं है। जज ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा, बेग साहब, इन धमकियों के सिलसिले में आप कोई सबूत भी पेश कर सकते हैं? बिल्कुल जनाब, मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा, लेकिन सरे दस्त इसका जिक्र मुनासिब मालूम नहीं होता। जब सफाई के गवाहों की बारी आएगी तो मैं सबूत पेश कर दूंगा। ये बात मैंने इसलिए कही थी कि मकतूल की वालदा कमरुन्निसा ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो इस बात की गवाही दे सकती है कि काशिफ महमूद ने इनके घर आकर शादी न करने पर जोर दिया था और उल्टी सीधी धमकियां भी दी थीं। जज बार बार दीवारगीर क्लॉक को देख रहा था। अदालत का वक्त ख़त्म होने में चंद मिनट बाकी थे। जज ने मुझसे मुखातिब होकर पूछा, बेग साहब, आप गवाह पर मज़ीद चिरा करना चाहते हैं? मैंने कहा, मेरी चिरा मुकम्मल हो चुकी है जनाब आली। जज ने 15 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मंजर इसी अदालत का था और गवाहों के कटहरे में शाहिदा करीमी खड़ी थी। उसने खूबसूरत प्रिंट की शलवार कमीज पहन रखी थी। आज वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन नज़र आ रही थी, हसीन और पुरएतमाद। शाहिदा के बयान का खुलासा ये था कि वो साजिद हसन के कत्ल के बारे में कुछ नहीं जानती। इसे बस ये मालूम था कि 8 अगस्त की रात उसका मंगेतर उनके घर आया था। इस वक्त मुलजिम भी घर में मौजूद था। दोनों में कुछ देर तक तनाव की सी कैफियत रही, फिर तर्क कलामी शुरू हो गई। नतीजे में वो दोनों यके बाद दीगरे वहाँ से रवाना हो गए। इसके बाद क्या हुआ था वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वकील इस्तग़ासा ने सरसरी से सवालात के बाद अपनी जिरा ख़त्म कर दी। मैं अपनी बारी पर जज की इजाज़त से जिरा के लिए शाहिदा के कटहरे के करीब आ गया। फिर सिलसिला सवालात का आगाज़ करते हुए पूछा, शाहिदा करीमी, मुझे तुम्हारे मंगेतर मकतूल साजिद हसन की मौत का बहुत सदमा है। उसने कोई जवाब या तबसरा नहीं किया, बल्कि खामोश नज़र से मुझे देखती रही। मैं इसकी होशियारी और चालाकी के बहुत से कारनामे सुन और देख चुका था, इसलिए मैंने जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, शाहिदा बीबी, क्या ये बात दुरुस्त है कि मकतूल साजिद हसन तुम्हारा असली मंगेतर था? असली और नकली मंगेतर में क्या फ़र्क होता है? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला।
मैंने कहा कि जिसके साथ बाकायदा मंगनी की रस्म अदा हो वो असली मंगेतर होता है। नकली के बारे में तुम ज़्यादा बेहतर जानती होगी। वो बोली, साजिद मेरा बाकायदा मंगेतर नहीं था। हाँ यह है कि उसके साथ मेरी शादी की बात चल रही थी। उसने ये अजीब रंग दिखाया था। उसके तेवरों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो अच्छी खासी तैयारी के बाद आज अदालत में आई थी। मैंने सवाल किया, क्या ये दुरुस्त है कि कुछ लोगों को मकतूल से तुम्हारी शादी पर एतराज़ था? शादी ब्याह के मामलात में ऐसा तो होता ही रहता है। क्या इन मोतरज़ अफराद में तुम्हारा नाम नेहाद कज़न काशिफ महमूद भी शामिल था? बिल्कुल नहीं, वो सिरे से मुकर गई। अलबत्ता हमारे मिल के मैनेजर और आपके मौक्किल फुरकान सिद्दीकी को इस शादी पर खासी तकलीफ़ थी, जिसका वो गाहे बगाहे इजहार भी करते रहते थे। मेरे मौक्किल का मौक़िफ़ ये है कि तुमने इससे शादी का वादा कर रखा था। आपका मौक्किल झूठ बोलता है। क्या ये भी झूठ है कि मेरा मौक्किल कई मरतबा तुम्हें अपनी गाड़ी में तुम्हारे घर छोड़ने आया था? ये कोई अनोखी बात नहीं है। वो बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, अक्सर फर्मों के मालिक और फैक्ट्रियों के गाड़ियों वाले अफसरान वर्कर्स को ड्रॉप कर ही दिया करते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी बात में वज़न है, लेकिन कभी किसी ड्रॉप करने वाले ने किसी खातून वर्कर को अपना रिवॉल्वर नहीं दिया होगा। कौन सा रिवॉल्वर? आशारियत 3-2 का रिवॉल्वर। पता नहीं आप क्या उल्टी सीधी हाँक रहे हैं। वो हत्थे से उखड़ गई। ताहम रिवॉल्वर के जिक्र पर मैंने उसकी आंखों में खौफ की एक परछाई लहराते हुए देखी थी। मैंने वजाहत करते हुए कहा, बकुआ से चंद रोज़ पहले आपको घर आते हुए डर लग रहा था और आप मुलजिम की गाड़ी में घर तक आना नहीं चाहती थीं। चुनाचे मुलजिम ने तुम्हारी हिफाजत की खातिर तुम्हें अपना रिवॉल्वर दे दिया था, जो अभी तक तुमने वापस नहीं किया। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इजाफा किया और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इसी रिवॉल्वर से मकतूल साजिद हसन की खोपड़ी में सुराख किया गया है। ये क्या बकवास है? वो गुस्सीले लहजे में बोली, मैं ऐसे किसी रिवॉल्वर से वाकिफ़ नहीं हूँ। वकील इस्तग़ासा ने फ़ौरन एतराज़ जड़ दिया, योर ऑनर, वकील सफ़ाई खामख़ा मौजूद लोगों को हिरासा कर रहे हैं। जज ने शाहिदा को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम इस सिलसिले में क्या कहती हो बीबी? मैंने आज तक किसी रिवॉल्वर की शक्ल नहीं देखी। वो ज़िद होते हुए बोली, वकील सफ़ाई एक फ़र्ज़ी कहानी का सहारा लेकर मुझे नर्वस कर रहे हैं। इनका मौक्किल झूठा और बहतान तराज़ है। मैंने न कभी इससे शादी का वादा किया था और न ही इसने मेरी हिफाजत की खातिर कभी मुझे कोई रिवॉल्वर या पिस्तौल दिया था। मैंने मुख्तसरन जज को सूरत हाल से आगाह किया। जवाबन उसने पूछा, बेग साहब, आपने अपने कागजात में इस रिवॉल्वर का इस अंदाज में तज़किरा नहीं किया। मैंने कहा, जनाब आली, चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मैं ज़िक्र नहीं कर सका। फिर मैंने जज की इजाज़त से जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कहा, शाहिदा बीबी, मुझे पता चला है कि तुम्हारा नाम नेहाद कज़न अक्सर तुम्हारे घर आता जाता रहता है। क्या तुम भी कभी उसके घर गई हो? नहीं, मुझे कभी ऐसा इत्तफ़ाक नहीं हुआ। तुम्हारे वालिद अपनी गवाही में इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि काशिफ महमूद से आप लोगों की कोई बाकायदा रिश्तेदारी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे छोटे भाई आरिफ का दोस्त है। मैंने शाहिदा के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, क्या तुम इस बात की वजाहत करोगी कि काशिफ का किस ताल्लुक़ से, किस नाते से तुम्हारे घर आता जाता है? अगर बाकायदा रिश्तेदारी ना हो तो क्या कोई शख्स घर में नहीं आ सकता? जज ने कतरे सख्त लहजे में कहा, बीबी आप सवाल ना करें। बेग साहब आपसे जो पूछ रहे हैं बस इसका जवाब दें। वो मेरी जानिब देखते हुए बोली, मेरे वालिद आपके सवाल का जवाब दे चुके हैं। काशिफ मेरे छोटे भाई का दोस्त है और वो इसी नाते से हमारे घर आता है। क्या तुम इस बात से इनकार करोगी कि काशिफ तुम्हारे छोटे भाई आरिफ और तुम्हारे वालिद की गैर मौजूदगी में भी घंटों तुम्हारे घर में गुजारता है? तो क्या दरवाजे पर आए हुए शख्स को वापस लौटा दिया जाता है? वो हाथ नचाकर बोली, आखिर इंसान के अखलाक भी कोई चीज़ होते हैं। अगर कभी काशिफ मेरे वालिद और भाई की अदम मौजूदगी में घर आ जाता है तो आपको क्या एतराज़ है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने दोनों हाथ हवा में बुलंद करते हुए कहा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि बल्कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ये जानना चाहती है कि गैर शादीशुदा गैर रोक टोक आपके घर किस नाते से आता जाता है? बस वो हमसे मिलने आता है। वो बरहमी से बोली, क्यों आता है का क्या सवाल? जज मेरा नुक्ता नज़र समझ रहा था।
जब शाहिदा ने मेरे सवाल का कोई वाज़ेह जवाब ना दिया तो उसने मुझसे कहा, बेग साहब, आप इस सवाल को नज़रअंदाज करके जिरा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मैंने कहा, शाहिदा बीबी, क्या ये सही है कि काशिफ अक्सर तुम्हें होटलों में खाना खिलाने भी ले जाता है? वो अचानक गुस्से से फट पड़ी। आपने इंतहाई घटिया सवाल किया है वकील साहब। आप मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। क्या आपको किसी दोस्त ने कभी किसी होटल में खाना नहीं खिलाया? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। मैंने इसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, क्या काशिफ तुम्हारा दोस्त है? मुझे पता चला है कि वो अक्सर व बेशतर तुम्हें कीमती तोहफे भी देता रहता है। ये सरासर झूठ है, मुझ पर इल्ज़ाम है। शाहिदा बीबी, मैंने सुना है कि तुमने काशिफ महमूद से भी शादी का वादा कर रखा है। वो रुहासी हो गई। बिल्कुल बकवास, झूठ। आपको एक लड़की से इस किस्म के सवालात करते हुए शर्म नहीं आती? वकील इस्तगासा ने अपनी मौजूदगी को जाहिर करते हुए कहा, योर ऑनर, वकील सफाई हद से तजावुज़ कर रहे हैं। मैंने वकील इस्तगासा को मुखातिब करते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, आम हालात में मुझे वाकई ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए, लेकिन इस्तगासा के मुताबिक मकतूल साजिद हसन रकाबत का निशाना बना है। इसके रकीब मेरे मुवक्किल ने उसे मौत के घाट उतारा है। यही मौक़िफ़ है ना इस्तगासा का? मैंने एक लम्हे को रुककर सवालिया नज़र से वकील इस्तगासा को देखा। उसने इस बात में सर हिलाया। मैं जज की जानिब रुए सुखन को मोड़ते हुए बोला, जनाब आली, अगर मेरे मुवक्किल और इस केस के मुलजिम को मकतूल का रकीब मान भी लिया जाए तो हालत वाक़िया से ये बात साबित होती है कि मकतूल के एक से ज़्यादा रकीब मौजूद थे। इनकी इन शवाहिद की रोशनी में इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कातिल कोई और शख्स भी हो सकता है। वकील इस्तगासा ने पुरजोश लहजे में कहा, मकतूल को मुलजिम के रिवॉल्वर से मुलजिम की गाड़ी में कत्ल किया गया था। कातिल कोई और कैसे हो सकता है? मैंने कहा, मेरे मुवक्किल की गाड़ी चोरी हो गई थी और रिवॉल्वर का अहवाल भी अभी बयान किया जा चुका है। वकील इस्तगासा ने कहा कि अभी तक ना तो ये साबित हुआ है कि मुलजिम की गाड़ी चोरी हुई थी और ना ही मोअज़्ज़िज़ गवाह शाहिदा करीमी ने रिवॉल्वर के बारे में आपके मौक़िफ़ की तस्दीक की है। मैंने कहा, मेरे फाजिल दोस्त, आप खातिर जमा रखें, वक्त आने पर हर बात साबित हो जाएगी। जज ने कहा, आप लोग आपस में उलझने के बजाय मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। फिर वो बराह रास्त मुझसे मुखातिब होते हुए बोला, बेग साहब, आप गवाह से मज़ीद कोई सवाल करेंगे? ज़रूर जनाब, मैंने गर्दन को हल्का सा खम देते हुए कहा। फिर कटहरे में खड़ी शाहिदा करीमी की जानिब मुतवज्जा हो गया। शाहिदा बीबी, बकुआ की रात मकतूल और मुलजिम के अलावा काशिफ महमूद भी आपके घर में मौजूद था। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताएंगी कि वो कितने बजे आपके घर से रुखसत हुआ था? मेरा ख्याल है कि वो साजिद और फुरकान के जाने के कुछ देर बाद चला गया था। तकरीबन कितनी देर बाद? मेरा अंदाज़ा है कि वो 11 बजे तक गया होगा। क्या उसके पास अपनी सवारी है? नहीं, वह अक्सर रक्षा और टैक्सी में सफ़र करता है। इस रोज़ भी वो यकीनन रक्षा या टैक्सी पर ही गया होगा। ये बात तो आप उसी से पूछिएगा, वो बेजारी से बोली। मैंने इस तस्करे को यहीं छोड़ा और सवालात का ज़ाविया बदलते हुए पूछा, शाहिदा बीबी, तुम फाइन टेक्सटाइल मिल में कितने अरसे से काम कर रही हो? तकरीबन 6 माह से। इससे पहले तुम कहाँ काम करती थीं? इससे पहले मैं काफ़ी अरसा फारिग रही थी, उसने जवाब दिया। तकरीबन 1 साल की फरागत के बाद मुझे ये नौकरी मिली थी। क्या ये सच है कि मज़कूरा नौकरी तुम्हें काशिफ महमूद की सिफारिश से मिली थी? हाँ, ये सच है। फाइन टेक्सटाइल में तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती थी? 1500 रुपये, वो उकताहट आमेज़ लहजे में बोली। मैंने एक मरतबा फिर शाहिदा के लिए नापसंदीदा मौजू छेड़ दिया। शाहिदा बीबी, मुझे पता चला है कि हाल ही में तुमने अपने घर के लिए चंद नई चीज़ें खरीदी हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जिन लोगों का घर होता है वो इसकी आराइश और सजावट के लिए ज़रूरी अशिया खरीदते ही रहते हैं। मैंने कहा, क्या ये सच है कि तुमने पिछले दिनों इकाई का डेस्क, सोनी कलर टीवी, 20 इंच नेशनल का वीसीआर, एक शानदार कीमती कालीन और नया आरामदेह सोफ़ा सेट खरीदा है? आपकी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्या तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताओगी कि ये सामान तुमने नक़द खरीदा है कि किस्तों पर? वो फ़ख्रिया लहजे में बोली, बिल्कुल नक़द। मैं किस्तों के झंझट को पसंद ही नहीं करती। मैंने कहा, ये इत्तेफ़ाक है कि मैं ये तमाम सामान अपनी आंखों से तुम्हारे ड्राइंग रूम में
रखा देख चुका हूँ और मेरा अंदाज़ा है कि इसकी मजमूई मालियत लगभग 60,000 रुपये होगी। इस कीमती सामान की खरीदारी के लिए तुम्हारे पास रकम कहाँ से आई थी? आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम घर के 3 अफराद हैं और तीनों मुलाजमत करते हैं। वो याद दहानी के अंदाज में बोली। हमने अपनी तनख्वाह से रकम बचाकर ये चीज़ें खरीदी हैं। मैंने कहा कि आप तीनों की तनख्वाह से माहाना जो बचत हो सकती है इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा है। 6 माह में ज़्यादा से ज़्यादा आप 6,000 की बचत कर लेंगे। 60,000 तो इससे 10 गुना ज़्यादा होते हैं। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, फिर भी एक मुश्त इतनी रकम इकट्ठी नहीं हो सकती। वो बरहमी से बोली। आप क्या इनकम टैक्स वालों की तरह कुरेद कुरेद कर सवालात कर रहे हैं? मैंने कहा, आप अगर जवाब ना देना चाहें तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। वैसे अगर तुम जवाब दे देती तो तुम्हारी पोजीशन वाज़ेह हो सकती थी। मैं आपके सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, वो रुखाई से बोली। जज बड़ी दिलचस्पी से सारी कार्रवाई देख रहा था। जब शाहिदा ने कहा कि वो मेरे सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती तो जज के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। मेरे लिए यही काफ़ी था कि जज मेरे सवालात के मकसद को पूरी तरह समझ रहा था। इस रोज़ अदालत में हमारा केस खासी ताख़ीर से लगा था। जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब, अदालत का वक्त ख़त्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। आप गवाह से और कुछ पूछना चाहेंगे? मैं तमाम ज़रूरी सवालात कर चुका था, इसलिए मैंने कहा, दैट्स ऑल योर ऑनर, मुझे कुछ और नहीं पूछना। जज ने 10 रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का हुक्म जारी कर दिया। आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा के गवाह काशिफ महमूद को शहादत के लिए पेश होना था। ठीक 10 रोज़ बाद काशिफ महमूद गवाहों के कटहरे में मौजूद था। उसने सियाह पतलून पर चेकदार शर्ट पहन रखी थी। वो एक स्मार्ट और कदावर शख्स था। उसका कद 6 फीट से निकलता हुआ था और मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र लगभग 27 साल थी। हलफ उठाने के बाद उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसके बयान में कोई नई बात नहीं थी। उसने वही बयान दिया जो इससे पहले पुलिस वालों को दे चुका था। इसका बयान नहायत ही मुख्तसर था, जिसके मुताबिक वक़्अ के रोज़ वो शाहिदा के घर पर मौजूद था और सबसे आखिर में वहाँ से गया था। जब वो वकील इस्तग़ासा की सरसरी सी जिरह का सामना कर चुका तो मैं सवालात के लिए आगे बढ़ा। मैंने अपनी जिरह का आगाज़ करते हुए कहा, काशिफ महमूद, आप कितने अरसे से फाइन टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत कर रहे हैं? तकरीबन 6 साल से। मुल्ज़िम मज़कूरा मिल से कितने अरसे से वाबस्ता है? मुझे सही अरसे का तो अंदाज़ा नहीं है, वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन वो काफ़ी अरसे से इस मिल से वाबस्ता है। काफ़ी अरसा? मसलन 10 साल? इससे भी ज़्यादा? मैंने पूछा, काशिफ साहब, आप इस वक्त मज़कूरा मिल में सुपरवाइज़र की हैसियत से काम कर रहे हैं। क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताना पसंद करेंगे कि 6 साल पहले आप किस हैसियत से इस मिल में मुलाजिम हुए थे? शुरू में मैं अंडर ट्रेनिंग था और मेरे सुपुर्द स्टोर का काम किया गया था, उसने बताया। फिर तरक्की करते करते गुज़िश्ता 6 साल में मैं सुपरवाइज़र बन गया हूँ। आपकी तालीम कितनी है? मैट्रिक, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, मुझे पता चला है कि सुपरवाइज़र होने के बावजूद तुम्हें मेरे मुवक्किल फुरकान सिद्दीकी की ज़ेरे निगरानी काम करना पड़ा था। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, वो मुतहम्मिल लहजे में बोला। मिल का हर शख्स मैनेजर की ज़ेरे निगरानी ही काम करता है। एक बॉस की हैसियत से मुल्ज़िम का बर्ताव तुम्हारे साथ कैसा था? उसने कदरे तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया, मुझे इनसे कभी कोई शिकायत नहीं रही थी। इसका मतलब हुआ कि मुल्ज़िम का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा था, यही कहा जा सकता है। वो बड़ी समझदारी से सोच समझकर जवाब दे रहा था। मैंने पूछा, क्या ये सच है कि शाहिदा करीमी को आपकी सिफारिश पर फाइन टेक्सटाइल मिल में मुलाजमत मिली थी? हाँ, ये सच है, उसने इस बात में जवाब दिया। सच्ची बात यह है कि वो इसकी अहल भी थी। बिलाशुबा शाहिदा बहुत हार्ड वर्कर और ज़हीन लड़की है, इसमें क्या शक है? मैंने सरसरी से लहजे में कहा और फिर पूछा, सुनने में आया है कि शाहिदा करीमी आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, उसने तद्दीती लहजा इख्तियार करने के बजाय बड़े ठोस अंदाज में इससे दोस्ती की तस्दीक की। शाहिदा के अंदर एक अच्छे दोस्त की तमाम खुसूसियात पाई जाती हैं। क्या ये दुरुस्त है कि आप अक्सर शाहिदा को होटलों में खाना खिलाने भी ले जाते हैं? हाँ, ये दुरुस्त है। उसके लहजे से बला का एतमाद झलकता था। ऐसे गवाहों को तोड़ने के लिए बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल ज़ाविये से सवाल करना पड़ता है।
मैंने पूछा, क्या ये भी सच है कि आप अक्सर व बेशतर शाहिदा को तोहफे तोहफ़ भी दिया करते हैं? सच्चे दोस्त तो एक दूसरे के लिए जान की बाजी भी लगा देते हैं। वो ज़ेर लब मुस्कुराते हुए बोला, तोहफ़ों वगैरह की क्या अहमियत है? मैंने पूछा, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि आप शाहिदा से शादी करना चाहते थे? वो मुस्कुराया और ठहरे हुए लहजे में बोला, हाँ, मैं इस बात से वाकई इनकार करूँगा। फिर आप शाहिदा की शादी में रुकावटें क्यों डालते रहे? मैंने कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की। वो संजीदा लहजे में बोला, इस हवाले से आपकी मालूमात नाकिस हैं। शाहिदा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इसकी शादी में रुकावट क्यों बनूंगा? फिर इन धमकियों की क्या हैसियत थी जो मंगनी के बाद आप मकतूल साजिद हसन और उसकी वालिदा को देते रहे हैं? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, एक मर्तबा तो आप बनफ्से नफीस इनके घर वाक़े गुलशन इकबाल भी पहुंच गए थे। आप सरीहन गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो मतानत से बोला, या फिर आपकी मालूमात इंतहाई नाकिस हैं। मैंने कभी इस किस्म की कोई हरकत नहीं की। मकतूल तो गवाही देने के लिए जिंदा नहीं है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन इसकी वालिदा कमरुन्निसा मेरी बात की तस्दीक कर सकती है। अगर वो किसी ऐसी बात की तस्दीक करेगी तो यकीनन दरो कोई से काम लेगी। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, क्या वो इस सिलसिले में कोई ठोस सबूत भी पेश कर सकती है? अगर वो किसी ऐसी बात की तस्दीक करेगी तो यकीनन दरो कोई से काम लेगी। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, क्या वो इस सिलसिले में कोई ठोस सबूत भी पेश कर सकती है? मैंने कहा, वक्त आने पर ठोस सबूत भी पेश कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आप ये बताएं कि वक़्वा के रोज़ आप शाहिदा के घर कितने बजे पहुँचे थे? मुझे बिल्कुल ठीक वक्त याद नहीं है, वो ज़हन पर जोर देते हुए बोला। वैसे मकतूल और मुलजिम के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला मेरी मौजूदगी में ही हुआ था। इनके दरमियान किस बात पर तल्ख़ी हुई थी? ज़ाहिर सी बात है, वजह नज़र शाहिदा ही थी। वो कंधे उचकाते हुए बोला, शाहिदा मकतूल से शादी करने जा रही थी और मुलजिम को ये बात कतन गवारा नहीं थी। आपके ख्याल में मुलजिम क्या चाहता था? वो शाहिदा से शादी का मुतमन्नी था। और शाहिदा क्या चाहती थी? जाहिर है उसकी साजिश से मंगनी हो चुकी थी, वो इसी से शादी भी करना चाहती थी। लेकिन मुलजिम इस बात पर बसित था कि शाहिदा वो मंगनी तोड़ दे। पहले मुलजिम और शाहिदा के दरमियान नोक-झोंक होती रही, फिर मकतूल की आमद के बाद बराह रास्त मकतूल और मुलजिम के बीच तुच्छ जुमलों का तबादला होने लगा। मैंने कहा, सुनने में ये भी आया है कि शाहिदा ने मेरे मौकिल से भी शादी का वादा कर रखा था। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। वो हैरत आमेज़ लहजे में बोला, वरना शाहिदा मुझे ज़रूर बताती। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझसे कोई बात नहीं छुपाती। वो बार बार शाहिदा और अपनी दोस्ती का तज़किरा कर रहा था। मैंने कटीले लहजे में कहा, काशिफ साहब, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि हमारा माशरा लड़की और लड़के की दोस्ती को अच्छा नहीं समझता। यह खालिसतन मग़रबी तसव्वुर है। इसके बावजूद ये अच्छा न समझे जाने वाला फ़ेल बड़े धड़ल्ले से हमारे माशरे में पनप रहा है। मैं पोश इलाकों में ऐसी बीसियों या सैकड़ों मिसालें पेश कर सकता हूँ। और रही मग़रबी तसव्वुर की बात, तो हमारे यहाँ मशरक़ की रही कितना गया है वकील साहब। माफ़ कीजिएगा, आप भी मेरी तरह इस वक्त मग़रबी लिबास में नज़र आ रहे हैं। हमारे मुल्क में रवानी से और मुँह बिगाड़ कर अंग्रेज़ी बोलने वालों को मोतबर और मोअज़्ज़ज़ समझा जाता है। मैं ऐसे माशरे में राइज मग़रबी रसूम और रिवाज की दर्जनों मिसालें पेश कर सकता हूँ। वो एक अच्छा मुकर्रिर था और हर बात नाप तोल कर और सोच समझ कर करता था। पूरी जिरा के दौरान में उसने ना तो खुलकर शाहिदा की या किसी भी और की हिमायत की थी और ना ही कोई ऐसा तासुर दिया था कि वो मुलजिम को 100% कातिल समझता है। इसने बड़ी डिप्लोमेटिक पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी। मैंने अपने जहन में तैयार शुदा प्लान के मुताबिक इसे घिसने की कोशिश की। काशिफ साहब, इस तगाज़ा के दीगर गवाहों के बयानात से पता चलता है कि आप वक़्वा की रात शाहिदा के घर से रुखसत होने वाले आखिरी शख्स थे। मुअज़्ज़िज़, अदालत को बताएंगे कि आप वहाँ से कितने बजे निकले थे? इस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। आप वहाँ से सीधे अपने घर गए थे? जी हाँ। आप अपने घर कितने बजे पहुँचे थे? शायद 12 बजे। सुना है कि आप बस या वैगन में सफ़र नहीं करते।
میں نے کہا وقوع کے روز آپ نے اپنے گھر آنے کے لیے کون سی سواری اختیار کی تھی؟ میں اس روز رکشے میں واپس آیا تھا۔ یو پی موڑ سے رکشہ 1 گھنٹے میں تو لیاقت آباد نہیں پہنچاتا۔ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے۔ آپ وجہ فرماتے ہیں؟ اس نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ میرا رکشہ سخی حسن کے پاس آ کر خراب ہو گیا تھا۔ 10 منٹ تک میں اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن رکشہ ڈرائیور جب کسی بھی طور اپنی مکینکی میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے مجھ سے معذرت کر لی تھی۔ چنانچہ دوسرا رکشہ کرنے میں مجھے مزید 15 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے آدھے گھنٹے کا سفر 1 گھنٹے میں کیا تھا۔ اس کا طویل جواب ختم ہوا تو میں نے اچانک حملہ کیا۔ کاشف صاحب، میرے موکل کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کبھی کبھار اس کی گاڑی بھی استعمال کر لیا کرتے تھے۔ میں نے کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے ان کی گاڑی استعمال نہیں کی، وہ جلدی سے بولا۔ انہوں نے جب بھی مجھے گاڑی دی مل کے کسی کام کے لیے ہی دی تھی۔ میں نے پوچھا کاشف صاحب، کیا آپ سوچ کر بتا سکتے ہیں کہ میرے موکل نے آخری بار آپ کو گاڑی کب دی تھی؟ کاشف نے کنکھیوں سے فرقان صدیقی کو دیکھا، پھر پرسوچ لہجے میں بولا، میرا خیال ہے کہ جولائی کے شروع میں نے آخری بار ملزم کی ٹوئوٹا استعمال کی تھی۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے اپنے موکل سے ایک انتہائی اہم سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر وکیل استغاثہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا مگر اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ جج نے مجھے ملزم سے سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ فرقان صاحب، میں نے اپنے موکل کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے آخری بار اپنی گاڑی کی مکمل سروس کب کروائی تھی؟ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، 3 اگست کو۔ میں نے جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، گواہ کاشف محمود کے بیان کے مطابق اس نے ملزم کی گاڑی جولائی کے شروع میں آخری مرتبہ استعمال کی تھی۔ ملزم کا کہنا یہ ہے کہ اس نے 3 اگست کو گاڑی کو مکمل سروس کروائی تھی۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ گواہ کی انگلیوں کے نشانات مکمل سروس کے بعد گاڑی پر سے کلی طور پر صاف ہو گئے ہوں گے۔ ان حالات کی روشنی میں معزز عدالت سے میری پرزور استدعا ہے کہ گاڑی پر سے فنگر پرنٹس اتارنے کا حکم جاری کیا جائے۔ میں نے بات ختم کرتے ہی کٹہرے میں کھڑے گواہ کاشف محمود کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی آمیز الجھن کی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے نظر آنے والا اعتماد اب دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وکیل استغاثہ فوراً بول اٹھا، جناب عالی، وکیل صفائی عجیب بات کر رہے ہیں۔ مکمل سروس کے بعد سے اب تک اس گاڑی کو کئی افراد ہینڈل کر چکے ہوں گے، اس پر تو متعدد افراد کی انگلیوں کے نشانات موجود ہوں گے۔ میں نے کہا، انہی متعدد نشانات میں ایک آدھ نشان اس چور کی انگلیوں کا بھی ہوگا جس نے یہ گاڑی چرا کر قتل کی واردات کی تھی۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے کہا۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ اس کیس کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ کے خیال کے برعکس میں اس کیس کو صراط مستقیم پر ڈال رہا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے۔ 8 اگست کو وہ واردات اسی کار چور نے کی تھی جس کی مجھے تلاش ہے۔ وکیل استغاثہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست اپنے ملک کی پولیس کو اسکاٹ لینڈ یارڈ سمجھ رہے ہیں، مجھے تو ان کی یہ بات ہی بے معنی معلوم ہو رہی ہے۔ اگر کچھ مختلف قسم کے فنگر پرنٹ حاصل بھی کر لیے گئے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں چور کے پرنٹس کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان ہمارے احساس کمتری نے پہنچایا ہے۔ اگر ہمارے پولیس والے پوری دیانتداری اور محنت سے کسی کیس کو حل کرنے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ والے ہمارے موضوع میں دبکے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک لمحے کی توقف کے بعد میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، آپ پرنٹس اٹھانے کے احکامات صادر کریں۔ مبینہ چور کے فنگر پرنٹ فراہم کرنا میرا کام ہے۔ میں یہ درخواست کسی شک کی بنیاد پر ہی کر رہا ہوں۔ میرا دعویٰ ہے کہ فنگر پرنٹس کے تجزیے کے بعد یہ کیس صحیح رخ پر آ جائے گا۔ جج نے فوری طور پر فنگر پرنٹس حاصل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو آئیوں نے مجھے گھیر لیا۔ بیگ صاحب، آپ نے یہ کیا نیا چکر چلا دیا ہے؟
मैं इसे अपने साथ एक तन्हा गोशे में ले गया और राजदाराना लहजे में कहा, मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। उसने तंज़िया अंदाज में मुस्कुराकर मेरी जानिब देखा और बोला, टिप देना चाहते हैं कि राह से भटकाने का इरादा है। मैंने इसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, अगर आप थोड़ी हिम्मत से काम लें तो असल मुजरिम गिरफ्तार हो सकता है। हमने असल मुजरिम को ही गिरफ्तार कर रखा है जनाब, वो मोहतात लहजे में बोला, आप हमें चक्कर नहीं दे सकते। मैंने धीमे लहजे में कहा, इस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि आपको कायल करना शुरू कर दूं। हाँ, मगर आप एक काम कर सकते हैं तो कर डालें, इंशाअल्लाह इसके मुफीद नताइज बरामद होंगे। कौन सा काम? इंक्वायरी ऑफिसर ने भी राजदाराना अंदाज में पूछा। मैंने कहा, मुलजिम की टोयोटा आपके कब्जे में है। आप ऐसा करें कि एक सादा लिबास पुलिस एहलकार की इस गाड़ी पर ड्यूटी लगा दें। मुझे यकीन है कि कातिल मज़कूरा गाड़ी पर से अपनी उंगलियों के निशानात साफ करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इंक्वायरी ऑफिसर ने तमस्खुराना नज़र से मुझे देखा और आगे बढ़ गया। मैं इसकी ज़हनी सतह पर अफसोस करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। अफसोस, हमारे मुल्क की पुलिस ज़हन इस्तेमाल करने से ज़्यादा डंडे से काम निकालने की आदी है। जब से इस सितारा ने टोयोटा की असल चाबियां मेरे पास पहुंचाई थीं, मेरी पूरी तवज्जो इसी बात पर लगी हुई थी कि कार चोर का पता लगाऊं। अगर कार चोर पकड़ में आ जाता तो मेरा मौकिल बआसानी बरी हो सकता था। फिर जब फुरकान ने मुझे बताया कि काशिफ कभी कभार उसकी गाड़ी इस्तेमाल कर लेता था, तो मुझे काशिफ के बारे में ज़्यादा कुरेद हुई। काशिफ के रवैये और सरगर्मियों ने भी मुझे उसकी तरफ से अलर्ट कर दिया था। चुनांचे उसकी गवाही पर मैंने वो फिंगर प्रिंट्स उठाने का शोशा छोड़ा जिसकी खातिर खा रद्द-ए-अमल देखने के लिए आया था। और किसी ने ये बात नोट की हो या न की हो, लेकिन मैंने वाज़ेह तौर पर देखा था कि जब मैं जज से मज़कूरा गाड़ी पर से फिंगरप्रिंट्स उठाने का मुतालबा कर रहा था, तो अचानक काशिफ का रंग जर्द पड़ गया था। इसके चेहरे के तासुरात इस तरह तब्दील हुए थे जैसे इसने सांप देख लिया हो। इसी शाम मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक काशिफ महमूद मेरे दफ्तर में मौजूद था। रस्मी अलग-सलग के बाद उसने कहा, बेग साहब, आपने ये फिंगरप्रिंट्स का क्या चक्कर चला दिया है? मैंने पूछा, क्यों, क्या हो गया? वो बोला, आप जानते हैं कि फुरकान साहब मेरे बॉस भी रह चुके हैं और मोहसिन भी। सच्ची बात यह है कि मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। वो तो पुलिस के दबाव में आकर मैंने इस्तगासा के गवाहों में अपना नाम लिखवा दिया था। तो फिर इस सिलसिले में मेरे पास आप क्यों आए हैं? आप फुरकान साहब की मदद कर रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। वो राजदारी से बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों मिलकर काम करें? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझ सका। मतलब यह है कि मैं आपकी हिदायत के मुताबिक कोई ऐसा बयान दे देता हूँ जो फुरकान साहब के हक़ में जाता हो। इसके बदले में आप वो फिंगरप्रिंट्स वाला सिलसिला ख़त्म कर दें। फिंगरप्रिंट्स की वजह से तुम किसी परेशानी में हो? मैंने पूछा। वो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हुए बोला, परेशानी दरअसल ये है कि गाड़ी की सर्विस के बाद भी कई मरतबा इस गाड़ी पर मेरा हाथ लगा होगा। आपने अदालत में फिंगरप्रिंट्स का नुक्ता इस वक्त उठाया है जब मुझ पर जिरह कर रहे थे। अगर बदकिस्मती से मेरे हाथ के निशानात कभी गाड़ी पर मिल गए तो पुलिस मेरी जान अज़ाब कर देगी। मैंने गंभीर लहजे में कहा, ऐसा तो हो सकता है। वो बोला, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कानून में बहुत गुंजाइश होती है। वकील अगर होशियार हो तो अच्छा खासे बेगुनाह आदमी की गर्दन में भी फांसी का फंदा फिट कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले को तूल न दें। वो खुद ब खुद मेरी चाल में आ गया था। अब मुझे यकीन हो गया था कि फुरकान की गाड़ी इसी ने चुराई होगी। मैंने चालाकी से कहा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्यों नहीं होगा? वो आगे को झुकाया। आप हुक्म करें, क्या चाहते हैं? मैं आपकी हर खिदमत के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, असल मसला फिंगरप्रिंट्स का है। आपको तो पता ही है कि जज फिंगरप्रिंट्स उठाने का हुक्म दे चुका है। वो बोला, जज को फिंगरप्रिंट्स उठाने दें। एकतरफा फिंगरप्रिंट से कुछ साबित नहीं हो सकेगा। बस आप अपनी ज़बान न खोलें। अगर आप खामोश रहेंगे तो मामला सेट रहेगा। मैंने कदरे मायूसी से कहा, मेरी खामोशी से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
میں نے جس انداز میں جج کو مبینہ چور کے فنگر پرنٹس مہیا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس سے جج اور وکیل استغاثہ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس زمین میں میرا روئے سخن آپ ہی کی طرف تھا۔ اب اگر میں اس معاملے میں خاموش رہا تو جج از خود بھی آپ کے فنگر پرنٹس لے سکتا ہے۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی، تشویشناک لہجے میں بولا، اس کا بھی ایک حل ہے میرے پاس۔ میں مال خانے کی ڈیوٹی دینے والے سپاہی کی مٹھی گرم کر کے پوری گاڑی ہی صاف کروا دیتا ہوں، بس آپ اپنی زبان بند رکھنے کا وعدہ کریں۔ اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں آپ کا مطلوبہ نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میری چال نہایت ہی کامیاب رہی تھی۔ اگر کاشف میرے پاس نہ بھی آتا تو بھی میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا، تاہم اب اس کے پھنسنے کا میں نے بڑا شافی بندوبست کر دیا تھا۔ اس وقت میری ٹیبل کے نیچے ایک ٹیپ ریکارڈر آن تھا جس میں ہمارے درمیان ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، گاڑی کو صاف کرنے والا کام خاصا خطرناک ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ وہ بولا، ہمارے ملک میں دولت کے بل بوتے پر ہر خطرناک کام نہایت ہی سہل ہو جاتا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں 5,000 روپے دے کر مال خانے کے نگراں سپاہی کو رام کر دوں گا۔ 500-600 تنخواہ پانے والا سپاہی اتنی رقم میں تو 100 گاڑیاں بھی صاف کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے تسلی تشفی دے کر اسے رخصت کر دیا۔ متعلقہ تھانے کا انچارج میرا دیرینہ شناسہ تھا۔ میں نے رات کو اسے اپنے گھر پر بلا لیا، پھر اسے ریکارڈ شدہ گفتگو سنانے کے بعد ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھانہ انچارج نے مجھے یقین دلایا کہ وہ کاشف کے لیے ایسا چوہے دان تیار کرے گا کہ وہ بچ کر کہیں نہیں جا سکے گا۔ جاتے ہوئے وہ اس ریکارڈ شدہ کیسٹ کی ایک ڈپلیکیٹ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ 2 روز بعد کاشف محمود کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ اسی رات پولیس کی روایتی مہمان نوازی کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے اقبال جرم کر لیا۔ وہ ریکارڈ شدہ ٹیپ کی موجودگی میں کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اگلے روز پولیس نے اسے عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ اب کیس کی نوعیت بالکل تبدیل ہو گئی تھی، اس لیے عدالت نے پولیس کو نیا چالان پیش کرنے کا حکم دیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل فرقان صدیقی کو باعزت بری کر دیا۔ ریکارڈ شدہ گفتگو اور میرے فراہم کردہ ٹوئیٹا کی اصلی چابیوں کے گچھے نے کاشف کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ کو یہ چابیاں کہاں سے ملی تھیں؟ جواب میں میں نے جج کو ستارہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ جج نے اور وکیل استغاثہ نے باری باری ان چابیوں کا معائنہ کیا اور ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی۔ پھر کاشف کا اقراری بیان بھی میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ کاشف نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ موقع پا کر اس نے فرقان کی گاڑی کی ڈپلیکیٹ چابیاں تیار کروا لی تھیں۔ اس نے پولیس کو جو بیان دیا، اس میں اس نے شاہدہ کو بھی قتل کے منصوبے میں ملوث کر دیا تھا۔ اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ شاہدہ در حقیقت ساجد حسن سے شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، وہ صرف اسے بیوقوف بنا کر اس سے لمبی لمبی رقمیں اینٹھ رہی تھی۔ جب ساجد حسن کو اس کے تیار کردہ طریقہ واردات کا علم ہوا تو وہ سختی پر اتر آیا۔ اس نے واضح طور پر مطالبہ کر دیا کہ یا تو شاہدہ اس سے شادی کرے یا پھر اس کی رقم واپس کر دے۔ اس پر شاہدہ نے ساجد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور کاشف کو اس طرح اپنا اعلی کار بنایا کہ قتل کے کیس میں فرقان صدیقی پھنس جائے۔ شاہدہ نے اس کے برعکس بیان دیا۔ اس کے خیال میں کاشف محمود ساجد کو قتل کر کے فرقان کو پھانسی پر لٹکوانا چاہتا تھا تاکہ عذابات وہ شاہدہ سے شادی کر سکے۔ شاہدہ چونکہ وعدہ معاف گواہ بن گئی تھی، اس لیے سزا سے بچ گئی۔ سیشن کورٹ نے کاشف کو سزائے موت سنا دی۔ چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ عرصے بعد میرے موکل نے شاہدہ جیسی خطرناک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اب وہ اس کے 4 بچوں کی ماں ہے۔ فرقان صدیقی نے شاہدہ سے شادی کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا یا کوئی حماقت کی تھی، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔